डायबिटीज के मरीजों को जामुन नहीं खाना चाहिए? जामुन नहीं खाना चाहिए, फायदे में रहेंगे। जामुन की गुठली उनको फायदा करेगी। दही का जो है बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना, दही से दही से डायबिटीज होती है। तो 3 सीजन जहां पर दही नहीं खानी है, ये वो सीजन है जहां पे हम अधिक खा रहे हैं। अधिक मात्रा में दूध का पिया जाना भी आपके डायबिटीज का कारण हो सकता है। पानी पीने को लेकर तो डॉक्टर साहब इतने नियम हैं कि कितने लीटर पीना चाहिए, किस समय में पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास वाला कंसेप्ट एकदम फेल है। मैं खुद हैरान होता था, इतना लीटर पानी आप दिन में पियेंगे तो शुगर ठीक हो जाएगी, बल्कि अधिक पानी पीने से आप डायबिटिक बन जाते हैं। जीरे का पानी, सौंफ का पानी, मेथी दाने का पानी, धनिया का पानी, दालचीनी का पानी, मुझे ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर के पीना उतना कारगर नहीं है। दालचीनी और सौंफ, इसका पानी मिला के किसे पीना चाहिए? दालचीनी जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। 3 समय ऐसे हैं जब आपको प्यास की अपेक्षा नहीं है, आपको पानी पीना बेहतर रहेगा। इसे हम कहेंगे आयुर्वेदिक वाटर रिमाइंडर। बिल्कुल, एग्जैक्टली यू कैन से। क्या डायबिटीज क्योरेबल है? तो यस, वो क्योरेबल है, लेकिन कौन सी? जो भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों की जब बात होती है तो डायबिटीज उसमें शुरुआती नंबर पर आता है। भारत में 8 से 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और आंकड़ा ये कहता है कि इससे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज होने वाली है। ये भी कहा जाता है कि अगर माता पिता को डायबिटीज़ है तो आपको भी होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, तो फिर डायबिटीज़ का लाइफस्टाइल वाली बीमारियों से क्या लेना देना है अगर वो जेनेटिक से जुड़ी हुई है तो? इन सारे सवालों को आज डिकोड करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, जो कि जाने माने आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं। 16 साल से लंबे समय तक गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। योगा के भी एक्सपर्ट हैं और अब लाइफस्टाइल कोच के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने डेटा दिया कि लाइफस्टाइल वाली बीमारियों में डायबिटीज़ पहले नंबर पर आता है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये तो माँ बाप से विरासत में मिलती है, तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं? पूजा जी देखिए, डायबिटीज जो है, अगर हम मधुमेह या प्रमेह, ये शब्द आपको आयुर्वेद में सुनने को मिलेंगे डायबिटीज के लिए। उनकी बात करें तो उसमें उसकी उत्पत्ति यानी कि उसका ओरिजिन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। ओके। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके सवाल का जवाब है कि डायबिटीज जो है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 सहज, जिसको हम कंजेनाइटल से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जब बच्चा वूम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि पैंक्रियाज का जो डेवलपमेंट है, यानी पैंक्रियाज मीन्स वो ऑर्गन जहाँ से इंसुलिन का सेक्रेशन होना है और जिसने जाकर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, ठीक है, वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट के रूप में डायबिटीज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डायबिटीज। नंबर 2 पे होता है हेरिडिटरी, जिसे आपने बताया कि माँ बाप से जो बच्चों में वंशानुगत होती है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में जाती है। फिर जो तीसरी है वो है अपथ्यज, यानी कि 3 तरह की डायबिटीज है। कंजेनाइटल, जो हमने कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय उसमें बहुत सारी पैथोलॉजी संभव है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यून पैथोलॉजी भी हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं सो दैट पैंक्रियाज का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता और बच्चा जो है वो डायबिटीज के साथ ही पैदा होता है। हो सकता है कि लक्षणों को आने में 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। अच्छा, ऐसा होता है? यस, तभी तो आप देखते हैं कि 5 साल के बच्चे को जो है, जब देखते हैं बहुत अधिक उसको प्यास लग रही है या बहुत अधिक पेशाब जाना शुरू कर दिया उसने, या कुछ बॉडी में चेंजेस इस तरह के आए, लगातार एकदम कमज़ोर होना शुरू हो गया, तब तुरंत जो है शुगर चेक कराते हैं और देखते हैं कि उसको तो 400 शुगर है, 500 शुगर है। ये जो है ये कंजेनाइटल डायबिटीज़ है और इसी को नियोनेटल डायबिटीज़ भी बोला जाता है। टाइप 1 भी इसी को कहते हैं? यस, एग्जैक्टली, ये टाइप 1 डायबिटीज़ भी मान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नियोनेटल हमारा डायबिटीज है उसे हम टाइप 1 बोलें। ओके। टाइप 1 उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पर इंसुलिन देना पड़े, यानी कि आप जब हेरिडिटरी की बात करेंगे या अपथ्यज की बात करेंगे, यानी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करेंगे, उसमें भी एक कंडीशन ऐसी आती है जब दवाइयों के द्वारा शुगर कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर वहां पर भी इंसुलिन देना पड़ता है। तो बेसिकली टाइप 1 का मतलब यह है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि जहां जहां इंसुलिन देना पड़े वो टाइप 1 है। तो इसलिए जब हम टाइप 1 की बात करते हैं तो वो कंजेनाइटल भी हो सकती है, वो हेरिडिटरी भी हो सकती है, वो डायबिटीज जो लाइफस्टाइल में गलती के कारण हम पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, वो भी हो सकती है। ओके। सो लेटर स्टेज पे
सो बेसिकली जो हम कंजेनाइटल की बात करते हैं, जो एज ए डेवलपमेंटल डिफेक्ट हमें मिलती है। नंबर 2 जो हमें हेरिडिटरी की बात करते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं जो आपने पूछा, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जिसको आयुर्वेद में अपथ्यज, मतलब जो अपथ्य है, जो हमारे लिए सेवनीय नहीं है, जो हमारे लिए गलत है, ऐसे खाने पीने की तरफ जाना या ऐसी जीवन शैली की तरफ जाना, वो अपथ्यज है। और पूजा जी, आपको जान के हैरानी होगी कि जो कंजेनाइटल और हेरिडिटरी है वो लगभग 20 से 25% तक है बस केवल। बिल्कुल। जो 75 से 80% है वो अपथ्यज प्रमेय है, लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसीलिए एक बात और है कि जो कंजेनाइटल है और हेरिडिटरी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक आशा की किरण आपको और अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि ये जो अपथ्यज प्रमेय है ये आया भी हमारी गलतियों से है, इसे इनवाइट भी हमने किया है। और अगर हम इन गलतियों को रिवर्स कर दें तो ये डायबिटीज भी रिवर्सेबल है। मतलब जो क्योर और कंट्रोल की बात आप लोग पूछते हैं ना कि क्या डायबिटीज क्योरेबल है, तो यस वो क्योरेबल है, लेकिन कौन सी? जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में हमने खुद अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, जो हमने खुद से पैदा किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत में जितने भी मरीज हैं उसमें डॉक्टर साहब ने भी कहा 70% के लगभग या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ा लेमैन सवाल है कि आपके पास कोई मरीज़ आया जिसने बताया कि उसे डायबिटीज़ है और आपको लगा ये इसके लाइफस्टाइल की वजह से है। आप बतौर आयुर्वेद एक्सपर्ट और बतौर लाइफस्टाइल कोच सबसे पहले उसके साथ क्या करेंगे? देखिए, उसको मैं पहले कंफर्म करता हूं कि उसको बचपन से तो नहीं है। अगर वो 40 साल का व्यक्ति है या 35 साल का व्यक्ति है, 50 साल का व्यक्ति है, तो मैंने आपको बताया कि जो कंजेनाइटल डायबिटीज है वो तो बर्थ के समय समझो उसकी नींव रखी जा चुकी है और वो 3 साल में 6 साल में आनी है, तो वो 45 साल का व्यक्ति है तो कंजेनाइटल से वो बाहर है। नंबर 2 हेरिडिटरी, मतलब हम पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी को शुगर है तो माता को, पिता को, भाई बहन को या दादा दादी को, वहाँ भी हमें नेगेटिव जवाब मिलता है कि नहीं, परिवार में किसी को नहीं है। तो हम अब फिर श्योर हो गए कि इसको जो भी है वो एज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो फिर हम उसे एक सूत्र सुनाते हैं कि सुनो भैया, कि चरक संहिता में जो एज अपथ्यज प्रमेय जो डायबिटीज पैदा होती है उसके जो कारण लिखे गए हैं, हम उसे वो सूत्र सुनाते हैं। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी, नव अनपानम गुण वैकृतम च परमे हेतु कफकृत सर्वम। यानी कि देखो, तुमको अपथ्यज प्रमेय, ये तुमको डायबिटीज क्यों हुआ, अब ढूंढो कि तुमने कौन सा ऐसा गलत काम किया। आस्य सुखम मतलब मुंह का सुख बहुत भोगा, मतलब अनकंट्रोल्ड ईटिंग, आप खाए जा रहे हो, मतलब विदाउट अवेयरनेस आप कभी मीठा बहुत खा ले रहे हो, फ्राइड बहुत खा ले रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, मैदे की चीज़ें खा रहे हो, उस हिसाब से आपकी फिजिकल वर्कआउट नहीं है। देखिए, मैं पूजा जी जो सूत्र बता रहा हूँ ये चरक संहिता का है। अब वहाँ पर कि प्रमेय किसको होता है, तो बड़ा साधारण जो हमने लेमैन भाषा में हम लोगों को समझा देते हैं कि सुनो भैया, तुमको डायबिटीज क्यों हुई, अब ढूंढो तुमने इसमें से क्या गलती की है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज से सुखम तो आधा भारत फिलहाल उसे भोग रहा है, इसलिए आधा भारत डायबिटिक बनता जा रहा है। वाई इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज? क्यों बोल रहे हैं कि हर 5वां बंदा जो है अब डायबिटिक है या प्री डायबिटिक स्टेज में है? तो उसके पीछे कारण यही है ना, आज से सुखम हो रहा है। विदाउट फिजिकल वर्कआउट लोग पेट भर रहे हैं अपना, और अच्छी क्वालिटी आई मीन डाइट से नहीं, बल्कि जंक फूड से, फ्राइड फूड से, बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट से, मैदा से, मतलब जो रिकमेंडेड नहीं है, जाने अनजाने उन सब चीज़ों से। उसके बाद स्वप्न सुखम, यानी कि स्वप्न सुखम मीन सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि आप बहुत बिल्कुल स्वप्न से सो रहे हैं, खूब लंबा लंबा सो रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। रात में सोते हैं 10 बजे, सुबह उठते हैं 9 बजे, सो दैट वे दिन में सो रहे हैं लगातार। तो आज से सुखम स्वप्न सुखम दधीनी। अब आपके लिए एक शॉकिंग पॉइंट, अगर हम फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं जितना हमारे बड़े करते हैं, जिनका हम उदाहरण देते हैं, तो हमें दही खाने का कोई अधिकार नहीं है। दही यानी दधी, जो हम बहुत शौक से खाते हैं, घर घर में खाते हैं, अब तो सुबह और शाम, हाँ बिल्कुल, उसे बहुत अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक समझ के खाते हैं। आप जानते हैं डायबिटीज को पैदा करने में तीसरे नंबर पर आचार्य चरक बोलते हैं दधीनी, यानी कि दही का जो है बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना। दही से डायबिटीज होती है। मैं सूत्र बता रहा हूं पूजा जी, मैं तो सूत्र बता रहा हूं। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, ग्राम्य उदक अनुप रसा, यानी 3 तरह के एनिमल्स हैं,
एक हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, एक हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश एक्वेटिक एनिमल में आती है, एक हमारे फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं। उनके रसों को, उनके जूसेस को, उनके सूप्स को बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना, अगेन पूजा जी मुझे ऐसा समझ में आता है कि विदाउट डूइंग फिजिकल वर्कआउट, आप बोल लेते हैं प्यांसी। अब प्यांसी यहाँ पे दो चीजों के लिए आया है, एक जल के लिए और एक दूध के लिए। कैन यू बिलीव, आप अधिक मात्रा में जल पीते हैं किसी भी भ्रम के चलते कि बॉडी को डिटॉक्स करना है, कि साहब मुझे तो अपना शुगर ठीक करने के लिए लोग जल पी रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है पानी खूब पियो। मैं कह रहा हूं आपको, व्हाट्सएप आते थे भाई आज से 10 साल पहले, मेरी वैदिक क्रांति जब तक नहीं शुरू हुई थी, पूरे अपने एक्सेलरेशन पर नहीं थी, मैं खुद हैरान होता था, इतने व्हाट्सएप आते थे, इतना लीटर पानी आप दिन में पियेंगे तो शुगर ठीक हो जाएगी, इतना लीटर पानी पियेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, इतना पानी पियेंगे तो डिटॉक्स रहेंगे। अरे वो पानी पीने से शुगर ठीक नहीं होती, बल्कि अधिक पानी पीने से, बेढंगे पानी पीने से आप डायबिटिक बन जाते हैं। मैं पूजा सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अधिक पानी पीना भी आपके डायबिटीज का कारण हो सकता है, अधिक मात्रा में दूध का पिया जाना भी आपके डायबिटीज का कारण हो सकता है। नव अनुपानम, नया अनाज खाया जाना। पूजा जी हम कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, और लेकिन आप देखिए उसके पीछे कितना खुला एकदम स्पष्ट कारण हमें नजर आ रहा है। अनाज सबसे अधिक अगर कहीं खाया जाता है तो वो भारत है। बिल्कुल। जब तक हम लोगों को सुबह नाश्ते में, लंच में, डिनर में 3 मील में हमको रोटी या चावल ना मिल जाए, हमें पराठे ना मिल जाए, हमें तब तक चैन नहीं पड़ता, हमें मजा नहीं आता। ये हमारे अब उसमें आ चुका है, हमारे नेचर में आ चुका है, आप जानते हैं। लेकिन पहले हमारे बड़े जो है, कोई भी अनाज होता था, जो लोग आज हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं वो याद करें, उनकी सबका कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश होता था, तो उसमें सबके घरों में एक अनाज की टंकी होती थी, उसमें स्टोर और करके स्टोर किया जाता था जी। कि आप गेहूं लेते थे, चावल लेते थे, तो आप देखिए कि ऊपर से डालते थे और नीचे जैसे एक नीचे एक गेट होता था, और वहां से जो है निकालते थे, पुराना होता था, फिर निकालते थे, फिर पिसवाने जाते थे, फिर वो अपना आटा घर पे आता था, तो पुराना करके खाया जाता था। क्योंकि जो नया अन्न है, नव अन्नपानम, यानी कि नए अनाज का खाया जाना कहीं ना कहीं हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करता है, और जब पैंक्रियाज को डैमेज करेगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन, या तो इंसुलिन बनेगा नहीं या फिर खराब क्वालिटी का बनेगा, जिसको हमारे जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसके ऑर्डर को मानेंगे नहीं। अभी मैं बात करूंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करूंगा जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज इसलिए हो रही है कि आपको इंसुलिन की कमी हो गई, बल्कि डायबिटीज के अधिकतर केसेज में जो NIDDM के केसेज हैं, वहां पे इंसुलिन की अधिकता मिलती है ब्लड में, लेकिन सरप्राइजिंगली के बीच कम्युनिकेशन एग्जैक्टली वो इंसुलिन की क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहती होगी ना, उस कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के इंसुलिन की बात हमारे सेल्स नहीं सुनते, वो शुगर को कंज्यूम नहीं करते, शुगर को यूटिलाइज नहीं करते। बेसिकली इंसुलिन कैसे काम करता है, वो सेल्स में शुगर की एंट्री करा करके वो कहता है कि भाई इसको न्यूट्रलाइज करो, लेकिन जो सेल्स जब देखते हैं कि इंसुलिन, ये इंसुलिन तो वो नहीं है जिसकी हमने बात माननी है, उसकी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज दिखती है। अब वो कॉम्प्रोमाइज क्यों हुई? क्योंकि हमने उसके प्रोडक्शन साइट को, उसके प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हमने दूषित कर दिया। आपकी मशीन, कोई मशीन हो, चाहे वो प्रिंटिंग मशीन है, आपने उसमें रॉ मटेरियल तो सही डाला, लेकिन उधर अगर प्रिंटिंग मशीन खराब है तो प्रिंटिंग होके सही नहीं आएगा ना, एंड जो प्रिंटिंग गड़बड़ होके आएगी तो वो फिर कहाँ आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ है ना, क्योंकि वो खराब होगी। तो सेम वे ये जो हम नया अनाज खा रहे हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं पैंक्रियाज को एक तरह से स्लगिश कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को स्लगिश कर रहा है। इससे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है या तो कम होगा या फिर अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी, वो क्वालिटी रहेगी जो हमारे सेल्स जिसको ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। नवनपानम, उसके बाद फिर इसी सूत्र को आगे बढ़ा रहा हूँ, गुड़ वैकृतम चे, गुड़ और गुड़ से बनी चीजें खाना। तो आज पूजा जी ये जो पॉडकास्ट है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मिथ जो हैं, जो चल रहे हैं, भ्रम चल रहे हैं, उनको तोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। डायबिटीज के मरीज तो कहते हैं गुड़ खा लेते गुड़ खा सकते हैं, तो उनसे पूछो कि भैया बस सारा दोष जो है वो केवल चीनी का ही है, गुड़ देसी हो गया। तो ये भ्रम में जी रहे हैं लोग। आज से 125 साल पहले जी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 125 साल पहले चीनी इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी कंट्री में। बिल्कुल। उससे पहले मीठे के नाम पे गुड़ था। अभी मैंने एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी, गुड़, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए कि अरे साहब पहले मिश्री होती थी, ऐसा होता था, 5000 साल पहले तो डायबिटीज होता ही नहीं था। तो अगर डायबिटीज नहीं होता था तो फिर चरक संहिता में डायबिटीज का वर्णन क्यों है, सुश्रुत में डायबिटीज का वर्णन क्यों है, माधव निदान में क्यों वर्णन है? तो डायबिटीज था शुरू से,
लेकिन अब बहुत अधिक फैल चुका है, बहुत बढ़ ज्यादा, चुका है। बहुत ज्यादा। पहले कभी 1000 में से एक होता होगा, अब 1000 में से 200 हो गए हैं, इतना डिफरेंस हो गया है। तो गुड़ और गुड़ से बनी चीज भी नहीं लेनी है। और लास्ट में बोलता है प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम, वो कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाने वाली है वो प्रमेह में कारण है। तो पूजा जी, आपका सवाल क्या था कि जब कोई पेशेंट आपके सामने आके बैठता है तो आप पहले उसे कैसे समझाते हो कि हाँ भाई तेरे साथ क्या होने वाला है? तो मैं उसे ये सूत्र ही सुनाता हूँ कि आज से सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम में उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनपानम गुड़ वैकतम च परमे हेतु कफ कृत सर्वम। तो भाई ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से आप कभी भी डायबिटिक बन सकते हैं। अब तुम देखो तुमसे कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को सुधार लो, तो फिर देखो आपकी जैसे डायबिटीज आई है वैसी धीरे से चली जाएगी। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जो इसमें से अधिकतर गलतियां कर रहे होंगे। एक-एक करके अब भूल सुधार पे बात कर लेते हैं। आपने जैसे कहा कि दही से भी डायबिटीज़ बढ़ती है और बहुत सारे लोग दही को एक हेल्दी डेज़र्ट मान के या खाने की चीज़ मान के खाते हैं। खाने के साथ लिया, लस्सी ली, छाछ ली, पूजा जी, किसी भी हेल्दी रूप में। छोड़िए, हमें तो दही के बारे में अगर आप 100 लोगों से पूछते हैं ना, हुँ, तो 100 में से 90 आपको बताएंगे दही ठंडी होती है, हुँ। गर्मियों में खूब दही खाई जानी जी, चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना? जी। शायद आप भी मानते हो, मुझे नहीं मालूम। अब जी। अब जो जो शास्त्र हुँ, वास्तव में तासीर की बात करता है, हुँ, वीर्य की बात करता है हुँ, कि इसकी तासीर गर्म है, ठंडी है, हुँ, इसमें क्या गुण है, गुरु है, लघु है। गुरु मीन्स पचने में भारी, लघु मीन्स पचने में हल्का। ये हुँ, बातें कौन करता है? ये बातें आयुर्वेद करता है। हुँ। और आयुर्वेद के भगवान कौन है? आचार्य चरक। जी। उनकी पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता। जब हुँ, चरक संहिता में जाके आप दही पढ़ते हैं तो जिस दही को आज पूरी दुनिया ठंडी कह रही है, चरक लिखते हैं दधि उष्णम, दही गर्म है। दही दधि उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ले ग्राही पित्त अस्र शोथ मेदा कफ प्रदम। अब सुनिए, पित्त को बढ़ाने वाली है, अस्र मीन्स रक्त को दूषित करने वाली है, शोथ शरीर में सूजन को बढ़ाने वाली है, मेदा आपके फैट को बढ़ाने वाली है, और साथ में आपको कफ प्रदम कफ को बढ़ाने वाली है। तो अब दही आप किसी को भी नहीं खानी चाहिए? पूजा जी, जिस किसी को भी पित्त की बीमारियां हैं इंक्लूडिंग एसिडिटी, पित्त मतलब पहली चीज़ तो दिमाग में एसिडिटी आती है। एसिडिटी तो जी। पित्त मीन्स गर्मी, हुँ, पित्त के विकार होते हैं। हुँ, तो जिन जिनको भी पित्त की विकृति है उनको दही की तरफ नहीं जाना है। जिनको भी रक्त के विकार हैं, तो रक्त के विकारों में सबसे कॉमन है स्किन डिजीज, उन्हें भी दही नहीं उनको खानी। दही नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद पित्त के इसीलिए अस्र, डॉक्टर मना करते हैं स्किन के एग्जैक्टली पेशेंट्स को। शोथ, आपको सूजन है, हुँ, आपको किसी भी तरह से, आपको आर्थराइटिस है, आपको कहीं पे भी सूजन की टेंडेंसी है, हुँ, गाउट है आपको, हुँ, आपको दही नहीं खाना है। सूजन जहाँ है शरीर में वहाँ पे दही नहीं खाना, चाहे वो बाहर से देख पाएँ आप, चाहे अंदर की सूजन हो, लेकिन आपको दही हमेशा सूजन को बढ़ाने वाली होती है। मैदा, आप ओबेसिटी के शिकार हैं और आप अपने फैट को कम करना चाहते हैं, चर्बी को, तो आपको दही को बाय बाय करना होगा। ओह! और कफ प्रदम, और कफ को बढ़ाने वाली है। तो इसलिए आप देखिए अक्सर जब हमें खांसी होती है, बलगम होते हैं, तो दही मना कर देते हैं, भाई दही कफ को बढ़ाएगी। हुँ, अब पुराने वाले सूत्र से कनेक्ट कीजिए, हुँ, प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम, वो कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाए वो प्रमेय में कारण होगी। वही और वो डायबिटीज़ यहाँ पे बढ़ाएगी। यहाँ पे आ गया ना कि कफ प्रदम कौन? दही। दधि उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ले कराई पित्त अस्र शोथ मेदा कर्बतम। पूजा जी, मैं तो सूत्र सुना रहा हूं, अब किस बात का संशय? एक अब पॉडकास्ट में आपके साथ एक्सपर्ट बैठते होंगे जो अपना कुछ बोलते होंगे। मैं तो जी, कहता हूं कि मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो केवल माध्यम बन जाऊं जो खाने पीने को लेके इतनी वैज्ञानिकता और तर्क के साथ जो शास्त्र है, हमारा आयुर्वेद है, जी। उसको केवल प्रचार प्रसार ही हम कर दें, तो आज जो जिस कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं, घर घर में जो संकट आज छाया हुआ है बीमारियों का, हुँ, हम उससे बाहर आ जाएंगे। इस समय वास्तव में नई चीजें इंट्रोड्यूस करने का समय नहीं है, हुँ, बल्कि पुरानी चीजें जो हमारे नॉर्मल ईटेबल्स हैं, जो हमारे घर के हैं, हुँ। उनको ही सही से समझ करके उनका सही सही इस्तेमाल करने का समय है। तब हम इस कष्ट से बाहर आ पाएंगे। ये तो मैंने दही का छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। दही से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा दही की तासीर गर्म होती है, तो क्या सर्दियों में खाएँ? बिल्कुल खाएं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा। जी। अब दही कौन से सीजन है जिनमें खाई जानी और चाहिए और कैसे? कौन से सीजन ऐसे हैं जिनमें नहीं खानी जानी चाहिए? हुँ, ठीक है। शरद ग्रीष्म च अपि बसंतेषु। देखिए पूजा जी, पूरे साल में हमारे 6 सीजन होते हैं, हुँ, ठीक है।
हम जानते हैं 6 सीजन होते हैं ना, जी 6 ऋतु आती हैं, जी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, हाँ वर्षा, शरद और हेमंत। जी शिशिर को हम लोग बोलते हैं लेट विंटर, जी ठीक है। बसंत इज स्प्रिंग, जी शिशिर बसंत, ग्रीष्म मीन्स समर, जी वर्षा इज रेनी सीजन, जी शरद इज ऑटम जी एंड देन हेमंत इज अर्ली विंटर। जी अर्ली विंटर जब हम बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग कि कहीं ना कहीं 15 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक का समय, जी 15 जनवरी से 15 मार्च तक लेट विंटर, जी उसके बाद शुरू हो जाती है स्प्रिंग, बसंत, मार्च में बसंत आ जाता है। जी तो सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ मैथमेटिकल है, हम्म कुछ भी हवा में नहीं है। हम्म तो ये 6 सीजन होती हैं, 2-2 महीने का एक सीजन होता है, और हमारे 6 सीजन से बन गया पूरा एक साल। जी अब जो 6 ऋतु हैं, जिसमें मैंने बोला शरद, ग्रीष्म, चापी, बसंतेषु। शरद मीन्स ऑटम, ठीक है। फिर मैंने बोला ग्रीष्म मीन्स गर्मी, और फिर मैंने बोला कि बसंत ऋतु स्प्रिंग। प्रायसो दधि गर्हितम, प्राय दही नुकसान पहुंचाती है। अब आप सोचिए वो 3 सीजन जिसमें हम अधिक दही का सेवन करते हैं। बिल्कुल, लोग रेनी सीजन में छोड़ते हैं या फिर बहुत ठंड में छोड़ते हैं, और आपने बाकी 3 सीजन बताए मैंने नहीं, जो आयुर्वेद में जो लिखा है। कि गर्मी में पूजा नहीं जी, खानी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं सूत्र किस लिए सुनाता हूँ? जी हैं? मुझे नहीं पता कि हमारे सुनने वालों को, पॉडकास्ट को देखने वालों को कितना सूत्र समझ में आएंगे, नहीं, वो इसीलिए हम लेकिन आपके पास आए हैं कि लोगों को ये चीजें विद साइंटिफिकली रेफरेंस। समझ में आए। अब मैं कह रहा हूँ, अब टाइम आ चुका है हाँ कि वॉट एवर वी टॉक, हाँ क्योंकि वी आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ, आई मीन राइट सोसाइटी, तो हमें मतलब अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है तो हमें कुछ भी आप जो है ना ऐसा नहीं बताना चाहिए जिससे नुकसान हो। और अगर आप आयुर्वेद को बताएंगे, चरक को बताएंगे, तो वहां पर नुकसान की संभावना 0 है, वहां पे फायदा ही फायदा है। तो 3 सीजन जहां पर दही नहीं खानी है, ये वो सीजन है जहां पे हम अधिक खा रहे हैं। नंबर 2 कि वो 3 ऋतु जिसमें दही खानी चाहिए, तो वहां बोलता है हेमंत शिशिरे च अपि वर्षासु। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, च अपि वर्षासु, और किसमें? वर्षा ऋतु में। दधि शस्यते, दधि प्रशस्त है, खाइए, जिसमें सबसे कम खाई हाँ, जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में सदैव ताजी जमी हुई मीठी दही का सेवन करें। तो मैं बता रहा हूँ ना, वहां कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो आप ये 3 ऋतु में खाइए। फिर दही, ये तो हुआ सीजन के हिसाब से। दिन और रात की बात सुनिए। आप पहले अपने गांव में जाइए, किसी बड़े से पूछे तो बोलते हैं कि दिन में दही, सुबह सब लोग दही खाते थे, लेकिन रात में कोई दही नहीं खाता नहीं था, खाते थे, है ना। अब शहर में जो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे हैं, वो भी जो है रात में दही खा रहे हैं, बच्चे दही में रात में खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र लिखता है ननक्तम दधी मुंजीत, रात में दही बिल्कुल ना खाएं। दधी अभिसंध्या नाम, दही जो है अभिसंधि है। अभिसंधि का मतलब वो ईटेबल जो जाके आपके पैसेज को ब्लॉक करे, उसे अभिसंधि कहते हैं। तो आप दही खाइए रात में, बस बढ़िया से आपका एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज होंगे, आपको आर्टरीज ब्लॉक होंगी, आप बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनेंगे, बाद में आपको हार्ट का बीमारियां होंगी, हार्ट ब्लॉकेज सब होगा। आप दही खाइए रात में। इसलिए देर शाम और रात को दही नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सुबह खाएं। सुबह दही खा सकते हैं, लेकिन उन सीजन में जो मैंने बताए हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर वंस यू आर डायबिटिक तो आपको कभी नहीं खानी चाहिए, कभी भी नहीं खानी चाहिए। हार्ट पेशेंट्स, तो हार्ट पेशेंट को भी कभी नहीं खानी चाहिए, अभिसंधि है। इसीलिए तो मैंने आपसे नहीं खाना चाहिए। वो मेदा को बढ़ाने वाली या कफ को बढ़ाने, जहाँ पे ब्लॉकेजेज हैं। देखिए, एक चीज है जो ब्लॉकेजेज करती है, तो आप अगर ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं तो आप वो चीज़ को ना खाएं। और अगर आपको वो बीमारी है जिसमें ब्लॉकेज ऑलरेडी होते हैं, एग्जिस्टिंग है, आपको हार्ट में क्या, आर्टरी में ब्लॉक तो हुआ ना, कि ये आर्टरी इतने % ब्लॉक है, ये आर्टरी इतने % ब्लॉक है, तो ऐसी चीज़ क्यों खा रहे हैं जो जाके उस ब्लॉक को और प्रमोट करे? कोई फायदा भी करती है दही, डॉक्टर साहब? बिल्कुल। बेचारे जो खाना चाह रहे होंगे वो जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने बोला कि दही को आप सही खाएंगे तो इतना अच्छा, लैक्टोबैसिलस हम जानते हैं, आप बहुत अच्छी डाइजेस्टिव टॉनिक है और बहुत बल देती है। और जब सुबह जब हम एग्जाम देने जा रहे होते थे और माँ जो है 1 चम्मच दही खिलाती थी, तो वो फिर जो दिमाग फ्रेश होता था, तो हर चीज़ का देखिए यूज है और उसका डिसयूज है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि उसको सही मात्रा में, सही समय पे, सही विधि से खाया जाए। दही में जो है आप नमक मिला के मत खाइए, क्योंकि दही भी गर्म है और नमक भी गर्म है। रायता तो सबसे ज्यादा बनाया जाता है। हाँ जी, रायता सबसे ज्यादा बनाया जाता है। नहीं, रायता ठीक है। रायते की तासीर बदल गई, जैसे दही गर्म है, लेकिन छाछ जो है, जो हम पतले, वो ठंडा है। जब उसमें पानी मिला दिया, जब उसमें पानी भी कितना
कि आप थोड़ी सी आपने देखिए क्या होता है कि दही को जब हम भिगोते हैं तो पूजा जी एक तरफ मक्खन बनता है और थोड़ा सा पानी बच जाता है। वो जो पानी बचता है दैट इज बटर मिल्क जिसे हम बोलते हैं, वो जी। छाछ है, वो छाछ है। ओके। लेकिन आजकल लोग लस्सी के नाम पे दही लेके थोड़ा सा पानी मिला के चला देते हैं, वो घोल है, वो छाछ नहीं है। तो आप कितना पानी मिला रहे हैं, आप आधा पानी मिला रहे हैं कि आप चौथा हिस्सा पानी मिला रहे हैं कि आप कितना 10 गुना पानी मिला रहे हैं, उसके हिसाब से दही की तासीर बदलती रहती है। तो जो छाछ है, जो बटर मिल्क है, वो ठंडी है, उसमें आप ओके। नमक मिलाइए, भुना जीरा मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, काला नमक मिलाइए। लेकिन दही में आपको सदैव मीठा मिलाना चाहिए। दही में आप मूंग दाल का बड़ा मिलाइए, दही में आप घी मिलाइए, शहद मिलाइए, आंवला पाउडर मिलाइए, तो अमृत जैसे हो जाती है। अच्छा। ओके। तो ये चलिए। सब चीज़ें हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब समय आ चुका है पूजा जी, हम आयुर्वेद के ग्रंथों का फिर से अवलोकन शुरू करें और अपने घर की जो नॉर्मल नॉर्मल खाने वाली चीज़ें हैं। आप जानते हैं मैंने पानी पे कितना काम किया। मैं अगला सवाल आपसे वही पूछने वाली थी। पानी को लेके एक मत नहीं है हम लोग, पानी को लेके भी भ्रम है। पीने को लेकर तो डॉक्टर साहब इतने नियम हैं कि कितने लीटर पीना चाहिए, किस समय में पीना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए कि बाद में पीना चाहिए कि 2 घंटे बाद पीना चाहिए, और अभी तक एक राय तो नहीं मिली मुझे। लेकिन आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए मेरी रिसर्च, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी रिसर्च ये है कि मैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातों को हूबहू जैसे वहाँ लिखा है, अपना थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन जोड़ करके आज का व्यवहारिक वो मैं लोगों को पहुंचा रहा हूँ। मेरा शास्त्र पानी को लेके ये बोलता है, जो पहला सूत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, कि केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्षे है मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। तो मैं उस आचार्य वाग्भट को, जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय नाम की पुस्तकें लिखी, शास्त्र लिखे, जिनको आज घर घर में लोग जानते हैं कि आचार्य वाग्भट, आप नाम लेते हैं सब लोग, जी। ठीक है। और खाने पीने को लेके उनको लोग फॉलो भी करना चाहते हैं, फॉलो करते हैं, उनके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। और अब वहाँ पर जब जल की बात करते हैं तो वहाँ का ये सूत्र वो बोलते हैं केवलम, कि जल को जैसा है वैसा लिया जाए। केवलम स औषधम पक्वम, औषधियों से सिद्ध किया हुआ, जैसे सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ऐसे लिया जाए। आमम उष्णम, यानी आम का मतलब यहाँ पे शीतल से है, ठंडा पिया जाए, या उष्णम मीन्स गर्म करके पिया जाए। हितम च तत् समीक्ष है, आपके शरीर की अवस्था के अनुसार उसका कौन सा रूप हितकारी है। केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम, 4 मैंने रूप बता दिए पानी के, जैसा है वैसे, जैसा है वैसे ही, दवा मिला या के, औषधियों से सिद्ध करके, जैसे जीरा और जीरा का सौंफ, पानी, सौंफ का पानी, धनिया का पानी, धनिया का मेथी पानी, है ना। या उसे कभी हम पानी भिगो के बना देते हैं, कभी हम उसे क्वाथ बना देते हैं, उसका डिकॉक्शन भी तैयार करते हैं, फिर उसको ठंडा पिया जाए, या उष्णम मीन्स गर्म पिया जाए। हितम च तत् समीक्ष है, मीन्स हमारे लिए कौन सा रूप हितकारी है, ऐसी समीक्षा करके, ऐसा एनालिसिस करके, ऐसी सलाह करके, मात्रा या युक्तम, सही मात्रा में पिया गया जल अमृतम, अमृत है, और विषम अन्यथा, और नहीं तो विष है। पानी भी इतना नुकसान पहुंचाता है। देखिए जब हम बोलते हैं विष है का मतलब है कि फिर वो हमारे लिए बीमारियों का जनक बन जाता है। तो अधिक मात्रा में गलत समय पे गलत विधि से पिया गया जल जो है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूजा जी अपने दर्शकों को ये बता दीजिए कि किसी भी भ्रम में अपनी शक्ति से अधिक और अपनी जरूरत से अधिक पानी का सेवन ना करें। तो ये जो हम देखते हैं 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, इस नियम का क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए खाने पीने को लेके ना पूजा जी एक सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि आप दुनिया के लिए तो छोड़िए, एक व्यक्ति के लिए भी मात्रा को आप निश्चित नहीं कर सकते, चाहे जल की मात्रा क्यों ना हो। वो इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर हम और आप दोनों एक ही काम को करने के लिए शुरू हुए, डेफिनेटली काम कर रहे हैं, थकेंगे, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर मेरा नेचर कफ का है तो मुझे प्यास कम लगेगी, आपका पित्त का है तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो आपको जितना प्यास है उस हिसाब से आप पानी पिएंगे। मेरा जिस तरह का बॉडी टाइप है, मुझे जितनी प्यास है मैं पीऊँगा, ज़रूरत के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, मेरी उस दिन की मेरी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। मैं विंटर में हूँ लेकिन मैं धूप में खेल रहा हूँ सारा दिन, हो सकता है 8 गिलास की आप बात करते हैं, 8 गिलास तो मेरा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही खत्म हो जाए, तो क्या उसके बाद मैं प्यासा मर जाऊँ, है ना। तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से होगा।
गर्मी का सीजन है, लेकिन मैं अब जैसे हम बिल्कुल ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, मैं आज कहीं नहीं जा रहा, मैं सुबह से शाम तक हूँ, तो क्या मैं ज़रूरी 8 गिलास पी के पानी पी और मैं जाके बार बार यूरिन पास करूँ जब मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है? तो क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे, नंबर 3 सीजन कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से भी प्यास बदल जाएगी। गर्मी चल रही है कि सर्दी चल रही है? सर्दी में रिकॉल कीजिए, सुबह से रात तक हो सकता है कभी वो हम 1 गिलास पानी भी नहीं पीते, वो भी नहीं करना और चाहिए। हाँ, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा पानी पीने के जी। टाइम बताऊंगा। एक समय होता है असेंशियल, असेंशियल उसे बोलते हैं जो प्यास पे डिपेंड नहीं करता, उस समय पानी पीना ही है। जी। नंबर 2 होता है ऑन थर्स्ट कॉल, जब प्यास लगे तो कितना पानी पिए, कैसे पानी पिए। तो बेसिकली पानी को लेके आपके क्वेश्चन का जवाब 8 से 10 गिलास वाला कंसेप्ट एकदम फेल है। आपने पानी की मात्रा को पूरी दुनिया के लिए छोड़िए, एक व्यक्ति के लिए भी फिक्स नहीं करना। पानी कितना पिया जाएगा दिन में डिपेंड करेगा उसका बॉडी टाइप क्या है। नंबर 2 उस पर्टिकुलर दिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। बिल्कुल। नंबर 3 उस समय सीजन कैसा चल रहा है, ठीक उस है। पर डिपेंड करेगा। लेकिन पानी पीने के 2 ग्रुप या 2 समय, एक असेंशियल जो प्यास पे निर्भर नहीं करेगा, नंबर 2 जब प्यास लगे तो पानी पिया जाना। ओके। तो असेंशियल समय कौन से होते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो बता दूं? जी बिल्कुल, कि कौन सा समय जब पानी पीना ही पीना ही चाहिए। चाहिए। शास्त्रों में जो बतलाया गया है 3 समय ऐसे हैं जब आपको प्यास की अपेक्षा नहीं है, आपको पानी पीना बेहतर रहेगा, पानी पीना चाहिए। इसे हम कहेंगे आयुर्वेदिक वाटर रिमाइंडर। बिल्कुल, एग्जैक्टली यू कैन से लोग दिस। जो मोबाइल फोन में वाटर रिमाइंडर लगाते हैं उसकी जगह ये लगाना ये चाहिए। लगाएं। जी। नंबर 1 सुबह उठ करके 1 गिलास पानी यानी लगभग 250 ml पानी पीने का प्रयास, जिद तो है ही नहीं शब्द, प्रयास सुबह उठ सबको करना चाहिए। एक बार लोगों को समझाइए कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मुझे मालूम है लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, जब सुबह के पानी की बात करते हैं ना, तो जी। एक बहुत सुंदर सा सूत्र आया भाव प्रकाश में। जी। ठीक है, भाव प्रकाश निघंटु आपने सुना होगा। वो कहते हैं रोग जरहा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम से अग्रम। जो व्यक्ति सुबह उठ करके पानी पीता है, ठीक है, जब भाव प्रकाश थे 16वीं शताब्दी में तो 8% जल की बात आई थी, जो आज के हिसाब से लगभग 3 गिलास बनता है। लेकिन उस समय महाराणा प्रताप थे जो 200 किलो वजन अपने शरीर पे बांध करके और 6 फुटे चेतक पे कूद करके बैठा करते थे। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो आज के परिवेश में वो 1 गिलास बनता है। ठीक है। तो सुबह उठ करके यदि आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो हमारा आयुर्वेद, हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य बोलते हैं रोग जरा परिमुक्तो, आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जरा मिस आप बुढ़ापे से दूर जा सकते हैं। जीवेद वत्सर शतम से अग्रम, जीवेद मिस जी सकते हैं, मिस जीवेद वत्सर मिस साल, शतम मिस 100 से अग्रम मिस उससे भी बढ़ के। तो सुबह उठकर जो व्यक्ति पानी पीता है गिलास, वो रोगों से दूर रहता है, वो बुढ़ापे से दूर रहता है और वो 100 वर्ष से अधिक भी जी सकता है। ये है सुबह उठ करके पानी पीने का फायदा, नंबर 1। जी। नंबर 2 असेंशियल समय की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। कि प्यास ना हो तब भी पानी पीना। दूसरा समय है भोजन के साथ। साथ मतलब बीच में। बीच में इन जनरल आपने सुना होगा कि खाने के साथ पानी मत पियो। मैं पूजा जी पूछ के परेशान हो गया लोगों से, कहाँ लिखा है? अच्छा, और पूजा जी सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग बोलने वाले हैं भोजन के साथ पानी मत पियो, वो नाम भी आयुर्वेद का ही लेते हैं। वो अच्छा, उनमें से कुछ लोग तो नाम भी वाग्भट का लेते हैं। अच्छा, आपको मिला कहीं लिखा हुआ? ओहो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ पूजा जी। हाँ। कि कोई एक, देखिए हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में अगर ग्रंथों की बात करें, 3 बड़े ग्रंथ हैं हमारे पास, एक चरक संहिता, एक सुश्रुत संहिता और एक अष्टांग संग्रह। जी। ये 3 ग्रंथ हैं और 3 छोटे ग्रंथ हैं, माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश, और फिर इन सब का जनक हमारा अथर्ववेद। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। ठीक है। मैं कहता हूं इन 7 ग्रंथों में जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा, हमारे आयुष द्वारा एज प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड हैं। प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो समझो कि सत्य है। ठीक है। वो ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है। आप उनके रेफरेंसेस को कहीं भी कोड कर सकते हैं। और उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप पूरे इन 7 ग्रंथों में कहीं ये दिखा दीजिए, एक सिंगल लाइन, पूजा जी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, एक सिंगल लाइन कहीं पे दिखा दीजिए जहां लिखा है कि इस परिस्थिति में बढ़ा करके जल पियो।
जल कभी बढ़ाकर पीने का विधान ही नहीं है। ओके। बल्कि जो आचार्य वाग्भट का नाम लेके अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का नाम लेके बताते हैं पानी बढ़ा के पियो, ऐसे पियो वैसे पियो, हमारे अष्टांग वाग्भट लिखते हैं अति योगेन सलीलम त्रश्यतो अपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मितम ज्वरितस्य विशेषते वर्ध्यते आम त्रिट निंद्रा तंद्रा आदमान अंग गौरवम कास अग्निसाधल्लास प्रसेक श्वास पे निशान। इसका सूत्र का अर्थ देखिए क्या है। आपको याद कैसे हैं इतने सूत्र, वो भी इतने लंबे लंबे। अति योगेन सलीलम, जी। अति योग में सलिल मिस पानी पिया, हम्म। त्रश्यतो अपि प्रयोजितम, बहुत ध्यान देने वाली बात है पूजा जी, त्रश्यतो अपि प्रयोजितम, प्यास लगने पर भी, अति योगेन सलीलम त्रश्यतो अपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त सुलेष्म, आपके पित्त और कफ दोष जो है वो बढ़ जाएंगे, आपको पित्त और कफ की बीमारियां होंगी। तो पानी तो बढ़ा के पीना नहीं। और ज्वर के रोगी में जो हमें हल्का फुल्का सा फीवरिश फीलिंग आती है, पीछे वायरल फीवर था, लोगों ने बहुत पानी पिया, तो उसमें तो ध्यान रहे आपको सबसे पहले आम त्रिट निंद्रा तंद्रा, आपको अपच होना शुरू हो जाएगा अधिक पानी पीने से। उस वक्त तो कहा जाता है हाइड्रेट रहिए। मैं कह रहा हूं आपको एकदम इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगा, आम त्रिट, आपको प्यास बढ़ जाएगी, निद्रा तंद्रा, आप हमेशा निद्रालु से रहेंगे, ड्राउजी रहेंगे, तंद्रा में रहेंगे, आपको श्वास रोग हो जाएगा, आपको काश रोग हो जाएगा, आपको जुकाम लग जाएगा। तो सेकंड वाटर रिमाइंडर है कि भोजन के बीच में पीजिए। हाँ, अभी तो मैंने अति योगेन पे हम चले गए ना, वापिस अपनी बात पे लौटते हैं कि दूसरा एसेंशियल समय क्या है। हाँ। दूसरा एसेंशियल समय है भोजन के साथ। अब यहाँ पे भी एक सूत्र, तो पूजा जी आप रोकेंगी तब भी नहीं रुकूंगा मैं। जी, बताइए। क्योंकि मेरा मतलब हमेशा सदैव एक चीज होती है, जब भी हम कोई बात कहें ना, उसे इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ कहें कि फिर लोग उसे एडॉप्ट कर सकें। वो जरूरी है, क्योंकि एडॉप्ट करेंगे तो फायदा होगा। वही हमारा मकसद है, आपका भी यही मकसद है। तो मैं बोल रहा हूं कि सूत्र अगेन वाग्भट और अध्याय 6। अच्छा, देखिए अध्याय भी बता रहा हूं, आप जाके पढ़िए ना अध्याय 6 में। वो बोलता है भक्तस्य आदौ जलम पीतम, अगर आपकी प्रवृत्ति क्या है, भोजन काल में 3 समय हो गए, एक भोजन से पहले, एक भोजन के बीच में, एक भोजन के बाद जी। भक्तस्य आदौ मीन्स भोजन से पहले, जलम पीतम, अगर आप जल पीने की प्रवृत्ति रखते हैं तो भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृशंगताम, आपकी अग्नि अवसादित हो जाएगी और आप दुर्बलता महसूस करेंगे। तो वो व्यक्ति जो भोजन से पहले जल पीता है भर करके, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली डाइटिशियंस बोलती हैं खाने से पहले पानी पियो, 1-2 गिलास जितना पी सकते हो, तो उसकी अग्नि मंद हो जाएगी और वो कृशंगताम, वो अंगों से कृश हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, कमजोरी महसूस करेंगे। ठीक है। अंतः क्रोति स्थूलतम, और जो भोजन के बाद जल पीता है वो मोटा होता जाएगा। ऊर्ध्वम च अमाश्यात कफम, उसको अमाश्य से ऊपर कफ के विकार होंगे, कफ की बीमारियां होंगी, गला खराब रहेगा, कहीं ना कहीं जुकाम रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, इस तरह से कफ की ऊर्ध्व जत्रुगत कफ की बीमारियां होंगी उसको। और मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, अगर भोजन के मध्य में जल पीता है तो उसके धातु भी सम रहेंगे, अंग भी सम रहेंगे। जरणम सुखम, जरण मीन्स पाचन की क्रिया भी सुखपूर्वक शुरू हो जाएगी। तो भोजन के मध्य में जल पीना है, न भोजन से पहले न भोजन के बाद, बल्कि भोजन के साथ, भोजन के मध्य में जल पीना मतलब श्रेष्ठ है। तो भोजन के बीच में मध्य में पी रहे हैं जल, कितना भी पी सकते हैं? नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे आपने क्वेश्चन किया, ऐसी क्वेश्चन उठा होगा तो भाव मिश्र जो हमारे हैं आचार्य, जो भाव प्रकाश निघंटू है, तो वहां वो लिखते हैं अति अम्बुपान आच, भोजन के साथ भी अति अम्बुपान कर दिया तो अविपच्यते अन्नम, अन्न नहीं पचेगा। निरंबुपानाच, सैव दोष है, बिल्कुल नहीं पिया तो भी दोष है। तस्मान नरो वन्नी विवर्धना, तो ऐसे आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि भी प्रज्वलित रहे और जल का सेवन भी हो जाए। इसीलिए मैंने ये सवाल हाँ, तो बोलते हैं मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा सिप करके। तो आफ्टर एवरी 2-3 bites हैव 1 sip of water, हर 2-3-4 नवालों के बाद 1 सिप पानी। तो 1 गिलास पानी लगभग 200 ml, छोटा गिलास पानी आप भोजन के साथ लेना शुरू कर दीजिए, तो वो सूत्र आ जाएगा जहाँ पे बोला ना कि अजीर्णे च भैजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रदम, और भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। तो कहने का मतलब यह है कि
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई ये बोल रहा है कि खाने के साथ पानी ना पियो तो कोई रेफरेंस तो दो भाई। क्योंकि डाइटिशियंस ये लॉजिक देती हैं डॉक्टर साहब कि अगर आप खाना खाने से पहले पानी पी लेंगे तो आपको भूख कम लगेगी। आप नहीं समझ रहे हैं। तो क्या आपके शरीर को, देखिए शरीर में एक बात जान लीजिए, देयर आर 3 प्रोसेस जो बॉडी में चलते हैं हमेशा। एक डिजनरेशन, एक रीजनरेशन, एंड इस रीजनरेशन के बीच में है मेंटेनेंस। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। आपकी बॉडी में डिजनरेशन, नेचुरल डिजनरेशन चल रहा है, हो रहा है। आपका हर सेल जो है वो रिप्लेस होता है न्यू सेल से। न्यू सेल बन रहा है मतलब रीजनरेशन हो रहा है। एक बार तो गर्भ से बच्चा निकल गया, वो तो नेचुरल है, आप बच्चे को आपने सब सेल मिल गया, ठीक है। अब वापस जब वो डिजेनरेट होंगे सेल, रीजनरेट बनेंगे, तो उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए होगा ना। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल ही तो हमारा फूड है। बिल्कुल। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हम खा रहे हैं, वही मटेरियल जाके तो रीजनरेशन का रॉ मटेरियल बनता है। बिल्कुल। और अगर वो रॉ मटेरियल मजबूत है, रॉ मटेरियल अच्छा है, तो आप बताइए कि रीजनरेशन में जो सेल बनेंगे वो कितने अच्छे बनेंगे। और अगर वो रॉ मटेरियल खराब है, वो रॉ मटेरियल क्या है? वो जंक फूड है, फ्राइड फूड है, वो मैदा है, वो कहीं ना कहीं से प्रिजर्वेटिव मिला हुआ जो है फूड है, केमिकली कल्टीवेटेड फूड है। तो वो रॉ मटेरियल पूजा जी जब ये जाएगा तो नए सेल जो बनेंगे वो उनकी क्वालिटी कैसी होगी। इसलिए पूजा जी आपने मुझे छेड़ा है तो अब सुनिए जी। आज के टाइम पे हम वो बीमारियां जो कभी हम, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, या बैकएक है, हमें 65, 70 और 75 साल के उम्र में ये देखने को मिलता था। जिससे हमने जब अपनी पुस्तकें पढ़ी थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव डिजीज जो ओल्ड एज लोगों को होती है, ओल्ड एज मीन्स 65, 70, 75, आज हमारे पास डिजेनरेटिव डिजीज लेकर के 25, 30 और 35 साल के जब नवयुवक और नवयुवतियां आती हैं, तो मतलब ये है कि डिजेनरेशन तो अपनी स्पीड से हो रहा है, लेकिन जो रीजनरेशन होना था वो रॉ मटेरियल इतना कॉम्प्रोमाइज जा रहा है कि वो नहीं हो पा रहा, और इसलिए वो डिजेनरेटिव डिजीज हमें 25, 30 और 35 साल की एज में देखने को मिल गई। तो ये आप कहते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है खाने, भाई खाना तो खाना ही है ना, वो रिपेयर कौन करेगा? आपके शरीर में पूजा जी जानते हैं, एक आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है। शायद आप सोच रहे हैं कि मेरे को तो बोलने ही नहीं दे रहा है बंदा, लेकिन नहीं, मैं अपना समय ले लूंगी। नहीं, बहुत शानदार, एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ, जब आप जैसे लोग मुझे पकड़ते हैं मुझे लगता है मैं सब बता दूं। तो अब देखिए, हमारा शरीर पंचभौतिक है, ठीक है। पंचभौतिक मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। जब बात आती है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट तो 5 हैं, ना तो जल बिना जीवन है, ना वायु बिना जीवन है, ना आकाश बिना जीवन है, ना पृथ्वी बिना। पंच भौतिक हमारा शरीर है, और ये प्रकृति भी पंचभौतिक है, ठीक है जी। लेकिन एक एलिमेंट अगर निकालना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है अग्नि तत्व, ठीक है। एक सूत्र अगेन चरक का जी, अग्नि का क्या महत्व है, तो चरक आचार्य लिखते हैं, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा, ओजस तेजो अगन्य है, और प्राणाश्च उक्ता देह अग्नि हेतु का। मतलब किसी व्यक्ति की आयु, उसका वर्ण, उसका बल, उसका काम करने का उत्साह, उसकी ग्रोथ, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम, उसका स्वास्थ्य का स्तर, उसका इम्यूनिटी, और उसके अंदर की जो अग्नियां हैं वो सब देह की अग्नि पे डिपेंडेंट है। यहां तक कि प्राणाश्च उक्ता देह अग्नि हेतु का, कोई प्राण का भी आधार अगर कोई है तो वो क्या है? देह की अग्नि। शांति अग्नियों मीर्यते, ये अग्नि है जिसके शांत होने पे आदमी मर जाता है। हम क्या बोलते हैं? ठंडा पड़ गया भाई, ठंडा पड़ गया। शांति अग्नियों मीर्यते, और युक्ते चिरम जीवते नामी, जब तक युक्त है आदमी चिरकाल तक जीवित रहता है। और रोगी स्याद विकृते, और इसी अग्नि के विकृत होने पे आदमी रोगी बन जाता है। मूलम अग्निम तस्मिन् रुच्यते, इस शरीर का यदि कोई मूल है, कोई जड़ है, तो वो अग्नि है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य परिपूर्ण शतायु की कामना करता है तो उसे सबसे पहले अपने अग्नि बल की रक्षा करनी चाहिए, उसके अग्नि को साफ सुथरा प्रज्वलित रखना चाहिए। और अब पूजा जी मैं आपसे पूछता हूँ कि इस अग्नि को यदि ईंधन नहीं पहुंचाओगे तो क्या ये जलती रहेगी? क्या ये मंद नहीं रहेगी? तो आप सोचते हैं कि आप फास्टिंग कर लें, कैसा ईंधन पहुंचाओगे वो भी इम्पोर्टेंट है। अरे कैसा पहुंचाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, और पहुंचाना भी जरूर है, पहुंचाना भी जरूर है। आप सोचिए कि आप मतलब
आप हवन करते हैं कहीं पे, अगर आप लकड़ियाँ नहीं लगाएँगे, अब लकड़ी भी कैसी साफ-सुथरी सूखी हुई और तरीके से, सलीके से, हवा के लिए जगह छोड़ते हुए, जी। ठीक है? और उसपे फैट के रूप में घी नहीं डालेंगे, क्या हवन होगा? और सामग्री बार-बार डालेंगे तभी अग्नि प्रज्वलित होती है ना, वो जो हमें आनंद देती है, हमारे घर में शुद्धि को लाती है। वो केसरिया जो रंग निकल के आता है अग्नि का, वो किससे आएगा? हैं? बिल्कुल, ये हवन से जो जोड़ा है आपने अग्नि को, बहुत अच्छे से जोड़ा है। हम वापस अपने सवाल पे आते हैं। अभी हमने लोगों को 2 एसेंशियल टाइम बताए हैं कि पानी इन 2 समय पे ज़रूर पीना है, सुबह उठ के पीना है और भोजन के बीच में पीना है। तीसरा समय? तीसरा एसेंशियल समय, हुँ, भोजन आपने किया 1 बजे, हुँ, आपको 3 बजे और 5 बजे वो जो रिमाइंडर अलार्म में लगाना है मोबाइल में, जी। ठीक है? वो आपको लगाना चाहिए कि कम से कम 2 बार, हुँ, 2-2 घंटे के अंतराल पे, एक छोटा गिलास पानी निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पिएँ। वो 3 से 5 के बीच में। 3 से 5 के बीच में नहीं, आपको 2 बार 2-2 घंटे के गैप पे, अगर आपने 1 बजे लंच किया, तो लगभग 3 बजे और फिर लगभग 5 बजे ओके। आपको एक छोटा गिलास पानी सिप-सिप करके पीना चाहिए और वो भी किस लिए? जिससे आपका जो अन्न पेट में पहुँचा है, वो क्लेदित होकर पकता रहे, वो गीला होकर पकता रहे। उसका गीला होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सूख गया, तो फिर आप अजीर्ण में चले जाएँगे, इंडाइजेशन में चले जाएँगे। आम विष्टब्दयो कोष्ठम, 2 तरह के अजीर्ण, आमाजीर्ण और विष्टब्दाजीर्ण। हुँ, यानी कि कफ और वात के कारण जो है ना, खाना यहाँ पे रुक जाता है, सूख जाता है। तो वो सूखे नहीं, वो यहाँ रुके नहीं, तो इसके लिए आप उसको जो थोड़ा-सा गर्म पानी अगर होगा तो वाह-वाह हो जाएगी, हुँ। बहुत मज़ा आ जाएगा। गरम आप जो मतलब गुनगुना पानी। गुनगुना पानी अगर आप हुँ, सिप-सिप करके 2 घंटे बाद ले लेते हैं, तो आपको आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, जो अजीर्ण मीन्स अपच के जो टाइप्स हैं, हुँ, वो आपको नहीं होंगे। और खाना, वो बोलते हैं कि जो बंधा हुआ खाना है, विबद्ध कफ वाताभ्याम, यह अमाशयाश्रय, जो पेट में नहीं बोलते, खाना यहीं रुका हुआ है, खाना यहीं रुका हुआ है। हुँ, तो वो बोलता है कि वो जो उष्ण जल आपने लिया, उससे वो द्रवीभूत होकर, वो लिक्विफाई होकर पचेगा भी बहुत जल्दी से और यहाँ से आगे भी अपने अगले गंतव्य में पहुँच जाएगा। तो 3 समय हो गए एसेंशियल समय। जी, अगर पूजा जी फिर से टेक अवे अब प्रसाद, जी। कि पानी 3 समय वो कौन से हैं जिसमें पानी पीना ही चाहिए। हुँ, तो पहला, हुँ, नंबर 1, सुबह उठ कर के हर व्यक्ति को एक छोटा गिलास पानी लगभग 200-250 एमएल का पीने का प्रयास करना चाहिए। हुँ, इस तरह से यदि कोई पानी पीता है तो रोग जराह परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सागरम। हुँ, नंबर 2, हर व्यक्ति को भोजन के साथ पानी पीना चाहिए। भोजन के साथ पिए गए जल के बारे में क्या बोला गया है? भोजने च अमृतम वारी, लेकिन कैसे? मुहुर मुहुर वारी पिबेत भूरी। जी। हर 2-3 बाइट के बाद 1 सिप पानी। हुँ, नंबर 3, खाना खाने के 2 घंटे बाद हुँ, और उसके फिर 2 घंटे 2 बाद, यानी कि घंटे बाद। 2-2 घंटे के गैप पे कम से कम 2 बार, अगर हो सके तो कोसा पानी, छोटा हल्का गुनगुना पानी, हुँ, छोटा-छोटा गिलास 200 एमएल का, वो पीना चाहिए। और पूजा जी, ये 3 वो समय हैं जो प्यास पे निर्भर नहीं करते। हुँ, आपको प्यास लगे ना लगे, आपको इस समय पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा कीजिए। हुँ। उसके अलावा और आप ज़रूरत के हिसाब से और प्यास के हिसाब से जब पीजिए। प्यास लगे तो अभी बात करेंगे, हुँ, लेकिन इन 3 समय पे यदि आपने पानी पिया, हुँ, तो जान लीजिए सालों से परेशान कर देने वाली आपकी गैस, आपकी एसिडिटी, आपका कॉन्स्टिपेशन कुछ ही हफ्तों में, हो सकता है 1-2 महीने में, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपको इससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये जिस तरह से आपने बताया पानी पीने का तरीका, ये खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करने और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने पर भी फ़ोकस एग्ज़ैक्टली। कर रहा है कि खाना एनर्जी में भी तब्दील हो और पेट में पड़ा भी ना रहे। दोनों चीज़ें हो गई डॉक्टर साहब। और हमने एक चीज़ पूजा जी यहाँ पे जी। और जोड़ देते हैं कि जब प्यास लगे, हुँ, तो आपको पानी पीना है। हुँ, चाहे आपको खाना खाए हुए अभी 10 मिनट हुए हों, हुँ। अगर आपको प्यास प्यास है लग तो रही है, पीजिए। आप पानी पीजिए। लेकिन उस समय मैं एक शब्द बोलता हूँ कि पानी पीना नहीं है, पानी को खाना है। हुँ, कैसे? हुँ, कि आपने गिलास उठाया पानी का, एक सिप लिया, रख दिया। वापिस से एक सिप लिया, रख दिया। हुँ, सो दैट आपको, आपका मुँह भी जो सूख रहा है वो भी गीला हो जाए, आपका कंठ जो सूख रहा है वो भी गीला हो जाए और आपको थोड़ा-सा पानी भी पहुँच जाए। हुँ, लेकिन जो यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया शुरू हुई है, हुँ। वो डिस्टर्ब ना हो। उसपे एक साथ बहुत पानी नहीं पड़ना बहुत चाहिए। सारा पानी नहीं डालना है, हुँ, नहीं तो आपके 2 काम होंगे। हुँ, एक तो आपकी जो अग्नि जल रही है, जो जल रही है, अब धीरे-धीरे आप ईंधन डालना शुरू किया ना, तो वो प्रज्वलित हो रही है, वो बुझ जाएगी।
नंबर 2, यहाँ पेट का भोजन समय से पहले मोटे मोटे टुकड़ों में ही आगे सरक जाएगा। पूजा जी, एक अगेन बहुत प्रैक्टिकल बट वेरी इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन आज हमारे इन पॉडकास्ट को देखने वाले लोगों के लिए। हम जब भी खाना खाते हैं वेजिटेरियन फूड, तो ये जो पेट है ना, इसमें खाने को लगभग जो है 5 घंटे तक जो है वो रुकना है। नॉन वेजिटेरियन फूड है तो उसको लगभग 6 से 7 घंटे तक रुकता है, और वो धीरे धीरे एसिड से थोड़ा तो हम चबा चबा के उसको गला देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना फूड पाइप से पेट में पहुंचाते हैं। और पेट में भी देखिए सबसे पहले क्या है, एसिड। एसिड का काम भी क्या होता है कि खाने को डिसइंटीग्रेट करना, तोड़ना, तोड़ करके एकदम पतला काइम बना करके नीचे भेजना, जूस बना करके नीचे भेजना। ठीक है, अब उस जूस पे हमारी अग्नि काम कर सकती है। लेकिन अगर आपने खाना खाया, आपको 1 घंटा हुआ और किसी ज्ञानी ने आपको ये मैसेज दिया हुआ है कि खाने के साथ पानी मत पीना, लेकिन 1 घंटे बाद चाय छक के पी लेना, जोर से पी लेना, कोई बात नहीं। और गर्मी का समय था और आधा लीटर पानी की बोतल भी आपके हाथ में आई और आपने गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके पानी पी लिया। बहुत लोग करते हैं ऐसा। बहुत लोग करते हैं ऐसे। फिर वो खाना जो है, वो भोजन, वो तो पानी जो है उसे पुश करेगा, और मोटा टुकड़ा 2, 4, 6, 8 भी जो अभी गले नहीं है, वो नीचे छोटी आंत में पहुंच गए पानी के प्रभाव से, बिना डिसइंटीग्रेट हुए, बिना जूस बने, तो फिर मोटे मोटे टुकड़ों पे वो अग्नि काम नहीं कर सकती। मैं सदैव एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल मोबाइल जैसा उठा लें और पूरी माचिस की डब्बी उठा लें और हम उसे सब मिलके जलाने की कोशिश करें, तो काला जरूर कर देंगे लेकिन वो जलेगा नहीं। लेकिन अगर उसी को हम लकड़ी को बुरादा बना दें, उसका पाउडर बना दें, तो मेरे ख्याल से 2 तिल्ली बहुत हैं, जल जाएगा। सो सेम वे, जब हम मोटे मोटे टुकड़ों को पानी तेज पी करके, देखो छोटी सी गलती की, पानी बस तेज पिया और उसको हमने बड़ी आंत में, छोटी आंत में पहुंचा दिया, जहां पे पाचन की क्रिया चल रही है, तो वहां पर अग्नि उस मोटे टुकड़े को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और वो मोटा टुकड़ा वहां पे रुक जाएगा, स्टैग्नेंसी में जाएगा। और जब वो रुकेगा तो रुक करके वो सड़ेगा, गलेगा, और वो जो रस बनता है वो विषाक्त होता है, वो सड़ा हुआ रस होता है। अगर वो आपके खाने के साथ, दूसरे खाने के साथ शरीर में घुस गया, क्योंकि वो विषाक्त रस है, उसको बॉडी पार्ट्स उसको लेंगे ही नहीं, वो जाके अंदर भी बॉडी में जाके भी रुकेगा। अगर वो जाके ज्वाइंट में रुक गया तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ लेके जाएगा, ऑटोइम्यून डिजीज। अगर वो जाके हार्ट में घुस गया तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस का आधार बनेगा। किडनी में चला गया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपके क्रोनिक रीनल फेलियर का कारण बनेगा। देखिए, एक छोटी सी गलती, बस आपने तेजी से पानी पिया और रोटी और सब्जी और ये सब जो खाना जो खाया, उसके मोटे टुकड़े को छोटी आंत में पहुंचा दिया और वो वहाँ जाके उसकी अग्नि जो है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो सड़ के, गल के, विषाक्त रस बन के हमारे शरीर में पहुंच गया और बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बन गई। जो मुझे मोटे तौर पे समझ में आया है इसमें कि पानी जब भी पिए, धीरे धीरे पिए, हमेशा पानी। मैंने बोला ना, पानी को खाना है, पानी को खाना है, मतलब एक सिप लेके रखिए जरूर टेबल पे वापस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए, मैं इसका जवाब केवल इतना देता हूँ कि खाना पीना ये भी कहीं ना कहीं संयम से जुड़ा है। आप हमेशा बैठ करके संयम के साथ खाना पीना कीजिए, ठीक है। बाकी और कोई इससे साइंटिफिक बेस नजर नहीं आता, कहीं आयुर्वेद में नहीं लिखा कि आप खड़े होकर पानी, मतलब मजबूरी है तो खड़े होकर पी लीजिए और समय है तो बैठ के पीजिए। जो बात ध्यान रखनी है वो सदैव जो आपने बोली है कि पानी को सदैव सिप सिप करके पीजिए, जितना हो सके आराम से पीजिए। ओके, अभी हम पानी का ही जिक्र कर रहे हैं तो पानी से जुड़ी 2-3 चीज़ें ये पूछ लेती हूँ आपसे डॉक्टर साहब कि ये जीरे का पानी, सौंफ का पानी, मेथी दाने का पानी, धनिया का पानी, दालचीनी का पानी, ये वो 5 पानी हैं जो बहुत लोग अलग अलग, कुछ लोग मिला के लेते हैं। इनको लेके क्या नियम है? ठीक है, ये भी आप पी सकते हैं इन मिला के या अलग अलग? सबकी तासीर अलग अलग है? नहीं, आपको सबको अलग अलग। जैसे अगर आपको पित्त का प्रकोप है, एसिडिटी, तो आपको धनिया का पानी पीना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन ठीक नहीं रहता, आपकी अग्नि मंद है, तो आपको जीरे का पानी पीना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको आर्थराइटिस है तो आपको मेथी का पानी पीना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको मिला करके पीना उतना कारगर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं बॉडी को भी, हमारे गट को भी कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो आपको तो धनिया का पानी पीना था पित्त को, फिर आपने साथ में पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ों का पानी भी साथ में ले लिया, फायदा क्या हुआ? तो इसलिए एक चीज़, कोई भी एक चीज़, और वो भी फिर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर से सलाह करके, डॉक्टर से सलाह करके। डॉक्टर भी कौन सा? आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्योंकि आयुर्वेद का विषय, देखिए मैं फिर कहता हूँ
देखिए पूजा जी, हेल्थ को लेके देयर आर टू डायमेंशंस, टू एस्पेक्ट्स। एक पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। नंबर 2 पे है आतुरस्य विकार प्रशमनचय, कोई अगर आतुर मीन्स बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, तो उसके विकार को दूर करना, उसकी बीमारी को दूर करना। ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम एक एक विज्ञान ढूंढें जो दोनों पक्षों की बात करता है, दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, तो वो आयुर्वेद ही है। एलोपैथ डॉक्टर जो है वो आतुरस्य विकार प्रशमनचय। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक है हमारी वेलनेस, ठीक है जी, और एक है हमारी सिकनेस। तो वेलनेस जो है वो आयुर्वेद तक ही है वास्तव में, क्योंकि हमें उस तरह का ज्ञान दिया गया, हमारे पास जो ग्रंथ हैं उस बारे में बात करते हैं। वो सिकनेस के डॉक्टर हैं, वो इलनेस के डॉक्टर हैं। वहां पे आप स्वास्थ्य ढूंढने क्यों जा रहे हैं? वो तो आपको दवाई देने में वो एक्सपर्ट हैं, चलिए, वो आपको दवाई देंगे। कभी किसी एलोपैथ के साथ आपकी डिबेट कराएंगे क्योंकि वहां बड़े वेलनेस पैकेजेस चल रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, मुझे बताएं भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि आप ये बताइए, उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है, उन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने पैथोलॉजी पढ़ी है, सब पढ़ा है। मैं कब कह रहा हूँ, मेडिसिन उन्होंने पढ़ी है, सर्जरी उन्होंने पढ़ी है। उनकी एक पुस्तक तो बताइए जहाँ पे आहार के बारे में बताया गया हो। उन्हें क्यों तासीर से क्या मतलब है? जब आपका गला खराब होता है तो आयुर्वेद के लोग, एक्चुअली आयुर्वेद तो हमारे घर घर में समाया है ना पूजा जी, तो इसलिए हमारे बड़े बोलते थे खट्टा मत खाओ, अरे ठंडा मत खाओ। तो वो लोग तो ठंडा खट्टे को मानते, वो कहते हैं कि गले में दर्द है, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक लो। वो कहाँ बोलते हैं? वो तो केवल आप लोगों ने, वो भी इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, लेकिन उनका बेस तो वही दादी नानी और वही किचन है ना। जो आयुर्वेद तो हमारे रक्त में, हमारे खून में है ना, तो इसलिए वो डॉक्टर जो एलोपैथ की डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन खून भारत का है, खून वही वैदिक है, तो इसलिए वो बोल देते हैं। बाहर तो आप खट्टा ठंडा आप बोल ही नहीं सकते, बाहर के डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, दे ओनली राइट मेडिसिन, दे जस्ट राइट मेडिसिन। तो वेलनेस की बात आए तो फिर आपको मेरे पास आना होगा। तो अब मेरा थोड़ा सा लालच बढ़ा, आपने 3 जो मैंने इंग्रेडिएंट 5 पूछे, 3 तो आपने क्लियर कर दिए थे। अब बची है दालचीनी और सौंफ, ये इसका पानी मिला के किसे पीना चाहिए? देखिए, दालचीनी जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब हमारा डिसलिपिडीमिया होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें, तो उसमें दालचीनी हेल्प करती है। तो दालचीनी का पानी फॉर कार्डिक पेशेंट्स, फॉर दोज पेशेंट्स जहाँ पे डिसलिपिडीमिया है, वो दालचीनी का पानी पी सकते हैं। और सौंफ अगेन, ये पित्त शामक है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पेट में गर्मी रहती है, कभी मरोड़ आने की टेंडेंसी होती है कि मरोड़ दे के उनको मोशन होते हैं, तो वहाँ पर सौंफ बहुत अच्छा काम करती है। आम नाशक है, तो जो हमारा वो कच्चा जो एक तरह से रस बन रहा है उसको नहीं बनने देती। तो पेट के रोगियों के लिए सौंफ, स्पेसिफिकली जिनको एसिडिटी है, पेट में दर्द रहता है, मरोड़ मारता है, या आँव के साथ जो है, आँव में चिकना मल होता है, उनके लिए सौंफ का पानी अच्छा है। हम डायबिटीज़ के मरीजों की बात शुरू में कर ही रहे थे, मेथी दाने का पानी। हाँ, मैंने बोला ना, मेथी दाने का पानी डायबिटीज के लिए और आर्थराइटिस पेशेंट के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। दोनों के लिए अच्छा है। तो ये जो आप रोज़ाना भिगोते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा थोड़ा थोड़ा सब मिला दो, उनके लिए क्लैरिटी देनी बहुत ज़रूरी थी। और क्योंकि पानी का ही एक पूरा पॉडकास्ट हो गया है, तो हमने सोचा इसे भी क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। मेरा ख्याल है इस एक पॉडकास्ट से लोगों को पानी पीने का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, और बीमारी और उसका इलाज भी समझ में आ जाएगा। कमिंग बैक टू डायबिटीज़, डायबिटीज़ में जैसे आपने कहा कि घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खाकर भी डायबिटीज़ पैदा करते हैं और उसको सुधार कर डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अब बात करते हैं जामुन, करेला, जो डायबिटीज़ के मरीज़ों के बड़े फेवरेट हैं, और उनको लगता है अगर हम ये खाएंगे तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। ये सोच कितनी सही है? देखिए, जामुन को लेके पूजा जी फिर एक शॉकिंग, जामुन का जो फल होता है वो वात कारक होता है। इन जनरल जो भी चीज बाईवादी वाली होती है, वात कारक मीन्स जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं बाईवादी की चीजें हैं, वो सब मधुमेह या डायबिटीज में अच्छी नहीं है। ठीक है, सो एग्जैक्टली जामुन की गुठली जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एंटी डायबिटिक होती है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जामुन के फल में नहीं। तो आज इस मिथ से भी लोगों को आपने बाहर निकालना है कि भैया जामुन की गुठली जो है वो एंटी डायबिटिक मान सकते हैं, जामुन के फल को नहीं। तो डायबिटीज के मरीजों को जामुन नहीं खाना चाहिए? जामुन नहीं खाना चाहिए, फायदे में रहेंगे। जामुन की गुठली उनको फायदा करेगी। ओके, उसका चूर्ण बना के खाएं या जैसे भी खाएं? बिल्कुल चूर्ण बना के खा सकते हैं। सेकंड, आपने करेला की बात की, करेले में भी जो स्टडीज अभी चल रही है, देखिए करेला भी हम क्या करते हैं, हम ऊपर का जो उसका जो सरफेस है जो रफ होता है उसको छील करके जो है वो निकाल देते हैं। एंड
पूजा जी, आपको मेरे ख्याल से हैरानी होगी, हंसी भी आ सकती है। हम्म। वो जो ऊपर का जो छिलका है वो सबसे अधिक एंटी डायबिटिक है। ओह, वो तो फिक गया। तो वो तो फिक गया। तो उसको संभालिए। बहुत सारी चीजें हम लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन अनजाने में करते हैं। तो उसमें भी मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप गर्म पानी में करेले को आप धो करके, यदि आपका इंटेंशन करेला एज ए सब्जी नहीं बल्कि एज ए एंटी डायबिटिक रेमेडी है, तो फिर आप उसकी ऊपर की सरफेस को साथ में यूटिलाइज करें, साथ में खाएं। तो मुझे लगता है कि जो हेल्दी लोग हैं वो भी अगर ऐसे खाएं तो हाँ, तो क्या फायदेमंद दिक्कत है ना? बिल्कुल दिक्कत है। मैं तो एक आपको आज के टाइम पे देखिए, दो चीजें बड़ी कॉमन है। एक तो हर बॉडी डीजनरेट कर रही है, और क्यों डीजनरेट कर रही है मैंने बता दिया कि हमारी जो रॉ मटेरियल है जो फूड के रूप में बॉडी में जाना चाहिए वो सही नहीं है। तो हमारी बॉडी में डीजनरेशन की स्पीड बहुत फास्टर है, बहुत फास्ट है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी डीजनरेटिव डिजीज के शिकार भी बन रहे हैं। नंबर दो, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल नीड समथिंग विच इज एंटीऑक्सीडेंट, जो डिजनरेशन मतलब फ्री रेडिकल के कंसेप्ट पे जा रहा हूँ वहां उसे काउंटर करे, और साथ में जो टॉक्सिसिटी बॉडी में हुई है उसको काउंटर करने के लिए हमें एंटीसेप्टिक चाहिए। और ये दोनों सिचुएशन डायबिटिक पेशेंट में तो बहुत अधिक देखने को मिलती है, फास्टर डिजनरेशन एंड बहुत अधिक टॉक्सिसिटी। तो उनके लिए एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंड नेचुरल एंटीसेप्टिक का एक एक्सीलेंट असरदार कॉम्बिनेशन है आंवला हल्दी पाउडर। आंवला हल्दी पाउडर आप सुबह उठ करके आंवला हल्दी पाउडर, इसे निशा आमल की योग हम लोग बोलते हैं। निशा मिस हल्दी हो गया और आमल की मिस आंवला हो गया। ये आयुर्वेद में वर्णित योग है डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली। कैसे तो मिलाएं? एग्जैक्टली आपको दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि देखिए, आंवला तो पाउडर हमें मिल ही जाता है, कहीं से मिल जाता है। ड्राई आंवला आप ला सकते हैं बाजार से, धो के सुखा करके उसे घर में पाउडर बनाइए। जो हल्दी है वो किचन की हल्दी इस्तेमाल कर रही है। देखिए, हल्दी भी दो तरह की होती है, कितने मिथ थे। कुरकुमा अमादा जो जंगली हल्दी होती है, जो हमें अदरक की गांठ की तरह की मिलती है, और हम सब लोग ये मान के चलते हैं कि वो अच्छी होती है। मैं तो उसी पे आने वाली थी कि आप शायद वही मिलाएंगे। नहीं, हम कुरकुमा लौंगा जो हमारे किचन में हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, दाल में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो हल्दी का कुरकुमा पाउडर लौंगा। आता है। मेडिसिनली कुरकुमा लौंगा इज बेटर देन कुरकुमा मादा। वो जो किचन की हल्दी है वो मेडिसिनली ज़्यादा अच्छी है उस जो हमारी कच्ची हल्दी, जो गांठ वाली अदरक के जैसी हल्दी होती है, जिसे हम दूध में ग्रेट करके डाल के दूध उबाल के तैयार करते हैं। सारे लोग लेकर आते हैं, वेट करते हैं उसका कब आएगी उसको, वो क्योंकि 12 महीने मिलती नहीं है, नहीं वो मिलती है। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, उसको सुखा के उसका पाउडर बना लो। नहीं, किस लिए हम जो हमारे कुरकुमा लौंगा ज़्यादा अच्छी है किचन वाली हल्दी, उसे शुद्धतम रूप में प्राप्त करो ना। और फिर एक चीज, जो हमारा कुरकुमिन जो हमारा एल्कलॉइड होता है हल्दी में, उसका अब्जॉर्प्शन जो है फैट के साथ होता है। वो हल्दी की गांठें भी मिलती है ना, वो पीली हल्दी पीली की से गांठ पाउडर। मिलती है, आप उसे बिल्कुल बाजार से ला सकते हैं। आप उसे धो लीजिए एक बार, उस पर रंग वंग चढ़ा चढ़ा के आजकल लोग देते हैं, वो सब हट जाएगा। तो उसे पाउडर कर लीजिए। उस पाउडर को एक बार आपने घी में फ्राई करना है। मतलब हल्दी को, यस, एक बार उस पाउडर को घी में इतना फ्राई कि वो गीली ना हो, वो गीली ना हो, लेकिन उसमें घी थोड़ा सा आ जाए, हल्का सा घी आ जाए। जैसे हम पंजीरी बनाते हैं तो थोड़ा सा घी डालते हैं, वो गीली नहीं होती लेकिन फिर भी घी का थोड़ा सा एक हल्का सा फ्राई टाइप हो जाता है। तो एक तरह से घी से संस्कारित हल्दी किचन वाली और बराबर मात्रा में आंवला, आप एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, दोनों को, तैयार हो गया निशामल की योग। आधा चम्मच सुबह ये 2 गोली चंद्र प्रभावटी के साथ मैं कहता हूँ। पूजा जी, आज ये एक बहुत शानदार ईश्वरीय प्रसाद में बोलता हूँ इस कॉम्बिनेशन को डायबिटिक पेशेंट के लिए। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो कंजेनाइटल हो, वो हेरिडिटरी डायबिटीज से पीड़ित हो, चाहे वो अपथ्यज प्रमेह जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल रहे हैं, मतलब टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी वो डायबिटिक पेशेंट है, हर पेशेंट को इनवेरेबली अपने दिन की शुरुआत जो है आंवला हल्दी पाउडर से करनी चाहिए। ओके, कैसे, लेकिन कैसे लें उसको? आधा चम्मच गर्म पानी के साथ फाकी मारिए। आपने चंद्र प्रभावटी कहा। 2 गोली किसी भी कंपनी की लाइए, 2 गोली चंद्र प्रभावटी और आंवला हल्दी जो सुबह के समय लेगा डायबिटिक पेशेंट, उसको डायबिटीज की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस सालों पीछे चले जाएंगे या नहीं होंगे। खाली पेट खाने के बाद, खाली पेट सुबह उठ करके फ्रेश होकर के आप आंवला हल्दी पाउडर आधा चम्मच और साथ में 2 गोली चंद्र प्रभावटी की लीजिए।
उसकी स्ट्रेंथ कोई होती है चंद्र प्रभावती की या सेम स्ट्रेंथ है? सेम गोली आती है, ओके, सब लोग कंपनी बनाते अलग हैं। अलग डोज नहीं है कि 10 mg है या 20 नहीं नहीं mg, नहीं, वो ऐसा कुछ कोई नहीं? स्ट्रेंथ नहीं होती उसकी। वो ओके। 2 चंद्रप्रभावती और साथ में अच्छी कंपनी की लीजिए, हम्म। जो उसको सही से बनाते हो। जो डायबिटीज के मरीज आपको सुन रहे हैं वो पहले एक बार संपर्क करें डॉक्टर से, या बस ले लें तो कोई दिक्कत नहीं देखिए, मैं होगी? फिर ये कह रहा हूँ कि आंवला हल्दी, अरे पूजा जी, हम्म। आंवले को किससे पूछना है हमने? आंवला हल्दी पाउडर तो ठीक समझ है, में आ गया। चंद्रप्रभावती इज वेरी सेफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ एक सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, तो भैया किसी डॉक्टर से बात कर लेना आयुर्वेदिक से, और जब तक बात ना कर सको तब तक आंवला हल्दी तो खा लेना। आंवला हल्दी पाउडर पानी के साथ ले लें, बिल्कुल। आधा वैसे तो चम्मच। अगर डॉक्टर से बात कर सकते हैं तो 2 और मेडिसिन मैं बताऊंगा जी। पूजा जी। डायबिटीज जो है ना, उसे अनुषंगी बोला गया है। अनुषंगी का मतलब है सबको साथ लेके चलने वाली। वंस अनफॉर्चुनेटली यू आर ए डायबिटिक पेशेंट, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शुगर है ना, वो कितनी जल्दी ब्लड प्रेशर को बुलाएगी, कितनी जल्दी डिसलिपिडीमा को बुलाएगी, कितनी जल्दी किडनी की आओ आओ नेफ्रोपैथी, किडनी को पकड़ लेगी, वो आंखों को पकड़ेगी रेटिनोपैथी, वो नर्व्स को पकड़ेगी न्यूरोपैथी। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गई, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ गई, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ गई। अनुषंगी है, वो सबको बुलाती है डायबिटीज। तो डायबिटीज के अपने जो एक तरह से दिखने वाले जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट और घातक इम्पैक्ट होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स, उसके कॉम्प्लिकेशन, जिन्हें हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये फिर उसके बाद हमारा जो आर्टरीज होती हैं, वो नैरो, जो हमारा माइक्रो सर्कुलेशन होता है, वो सब खत्म हो जाता है। आपने देखा है ना कि फुट जो होता है, पैर हमारा हार्ट से बहुत दूर है ना, तो यहाँ पे जब हमारी आर्टरीज नैरो हो गई तो खून नहीं पहुंच पाता, तो गैंग्रीन बनता है, डायबिटिक फुट हो जाते हैं, वहाँ खून सप्लाई नहीं पहुंचती। तो ये डायबिटीज, इनसे बचना है तो 2 मेडिसिन। फिर यहाँ पे मैं डॉक्टर की सलाह बोलूँगा, मधु संगे दमन, आयुर्वेद की दवा है, मधु संगे दमन, जो मधुमेह का दमन करे, ठीक है। और साथ में यकृत सार, ये गोलियां हैं आयुर्वेदिक, इनको आप साथ में जोड़ लीजिए, आप अंग्रेजी मेडिसिन के साथ में। आई एम टेलिंग यू, आपका ना कंट्रोल में आने वाला शुगर वो भी कंट्रोल में आएगा, और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचे रहेंगे। ये आज इस पॉडकास्ट का टेक अवे है। अगर डायबिटिक लोग सुबह उठ करके आंवला हल्दी विद चंद्र प्रभावती खा लेते हैं, और साथ में दिन में 2 से 3 बार डिपेंडिंग ऑन देयर शुगर लेवल्स मधु संगे दमन विद यकृसार खा लेते हैं, यू ट्रस्ट मी, उनका डायबिटीज कंट्रोल में भी आएगा। एंड एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनकी एंटी डायबिटिक मेडिसिन कम हो जाएंगी या छूट जाएंगी। इसमें डॉक्टर साहब ने राइडर लगाया ही है कि आपका शुगर का लेवल क्या है, और एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर उसके बाद कई महीनों तक आप उस प्रिस्क्रिप्शन को अमल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम वापस जाते हैं डायबिटीज़ मरीजों के खान पान पर। चावल और गेहूँ, इसको लेकर डायबिटीज़ के मरीजों को क्या करना चाहिए? खा सकते हैं रेगुलरली या नहीं खा सकते? देखिए, दोनों सब कुछ डिपेंड करता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है। ये दोनों ही चीज़ें जो है हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें हैं। डिफरेंस में राइस में थोड़ा सा 5% और अधिक शुगर होता है और अधिक कार्बोहाइड्रेट है। तो इन जनरल हम डायबिटिक पेशेंट को इन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बहुत खाते हैं लेकिन लोग गेहूं खा रहे हैं, लेकिन अच्छा उनके लिए है कि वो मोटे अनाज, सो कॉल्ड मोटा मिलेट्स जो होते हैं, आप जो खाइए, आप जो बहुत अच्छा होता है। अब ये जो जवार, रागी, बाजरा, ये सब मोटा अनाज जो है, बेसन की रोटी खाइए, बेसन का चिला खाइए, मूंग दाल का चिला खाइए, ये सब बहुत अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए। मुझे लगता है गेहूं चावल से जितनी दूरी बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और यहीं पे फिर एक टेक अवे, अगर आप चाहते हैं कि आपके शुगर कंट्रोल में आ जाए, और हो सकता है कि अगर आपने अब अपनी फिजिकल वर्कआउट को शुरू कर दिया है, अब आपने आस्ते सुखम स्वप्न सुखम दधीनी का सूत्र अपना लिया है, बस एक 40 दिन का चलिया रख दीजिए। उस 40 दिन में आपको 5 चीज़ें नहीं खानी है। नंबर 1 चीनी, मतलब चीनी मीन्स किसी भी तरह का मीठा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नंबर 2 दही आपको बिल्कुल नहीं खानी। नंबर 3 आलू नहीं खाना। नंबर 4 गेहूं, और नंबर 5 चावल। ये 5 चीजें आप 40 दिन के लिए हटा दीजिए। मुश्किल काम है लेकिन किया जा सकता है। अरे हमारे सब लोग तो इतना फास्ट रखते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि आप खाना छोड़ दीजिए, आप भूखे पेट रहिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि आप गेहूं चावल छोड़ करके आप जौ की रोटी खाइए, आप जवार रागी खाइए, आप बाजरा खाइए, आप बेसन की रोटी खाइए। हाँ हाँ, मैं भूखा तो नहीं रख रहा हूँ, मुश्किल क्या है।
अब आदतें डॉक्टर साहब, आदत बदलना मुश्किल काम है। हाँ, सब वैसे आदतों पे होती है। ये आदत और जो विचार है ना, जी। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने भी बोला। क्योंकि आज वही जो हमारी आदतें हैं, वो जो हमारा विचार है, जो आज हमारा सोचने का तरीका है, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डायबिटीज में। क्योंकि आज वास्तव में मेरा एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले पूजा जी, बड़ा बहुत चला था। उसमें मैंने लिखा था, क्या आप भी बिना मीठा खाए हो रहे हैं शुगर के शिकार? तो वो उसमें कारण मैंने बोला था स्ट्रेस। क्योंकि आज के समय पे क्या होता है कि हम लोग जो है, सब लोग मानसिक तनाव में हैं, और उसके पीछे अगेन अपने ही द्वारा सेल्फ क्रिएटेड कंपटीशन, हमारा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, बर्षादी, जो रज और तम के विकार हैं, जो हमने खुद से अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, वो सीधे सीधे हमें डायबिटिक पेशेंट बना रहा है। कैसे? वो कोर्टिसोल को रिलीज करता है। जब कभी भी हम जो है, देखिए बड़ी शानदार एक थ्योरी आपको बताने जा रहा हूँ। हम कभी भी जब मानसिक तनाव में होते हैं तो हमारा जो है कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो है फटाफट क्या करता है, वो लीवर को संदेश भेजता है कि मुझे उसको तो इमीडिएट एनर्जी चाहिए ना, कैलोरी चाहिए, उसे कैलोरी चाहिए, फाइट करना है। वो बोलता है स्थिति तनावपूर्ण है, मुझे तुरंत ग्लूकोज दो। तो लीवर जो है जाकर के आउट ऑफ वे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। ये हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ग्लूकोज पैदा हो गया। अब कोर्टिसोल को ये भी मालूम है कि अब ये जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज बढ़ा देगा कि अरे ये तो इतना शुगर कैसे बढ़ा हुआ है, जाओ इसे कंट्रोल करो। तो कोर्टिसोल सेम टाइम पे लीवर को कहता है ग्लूकोज बढ़ाओ, सेम टाइम पे सेल को भी बोलता है सुनो अभी इंसुलिन आएगा, उसका कहना मत मानना, स्थिति तनावपूर्ण है। That is how stress causes एग्जैक्टली exactly. फिर क्या होता है, इंसुलिन निकलता है लेकिन सेल्स उसका कहना नहीं मानते, क्योंकि किसने कहा? कोर्टिसोल ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है। अभी इंसुलिन आके कहेगा कि भाई फटाफट इस ग्लूकोज जो बढ़ा हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करो, तो तुमने नहीं मानना है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है। तो कहने का मतलब है कि वहां पर इंसुलिन की कमी नहीं होती जो शुगर बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। वो सेल्स इंसुलिन का कहा नहीं मान रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा हो जाना। बिल्कुल। एंड उसके बाद क्या होता है, पैंक्रियाज और अधिक सेल्स से काम लेता है, मतलब जरूरत से अधिक सेल्स काम हो रहे रहते हैं। और जब आपसे अधिक काम कराया जाता है तो क्या होता है, फिर अगेन यू गो इनटू डीजनरेशन। फिर आप धीरे धीरे इतने सेल ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाते हैं पैंक्रियाज के कि बाद में इंसुलिन पैदा करने के लिए सेल्स बहुत कम बचते हैं। फिर जो जो इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है वो लो क्वालिटी का बनना शुरू हो जाता है। वो तो इंसुलिन देखिए भी इफेक्टिव नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अब सोचिए कि आपने मानसिक तनाव किया किसी भी रज और तम के भाव के चलते, वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह में जी, ठीक है, और हुआ क्या कि वो कोर्टिसोल फटाफट रिलीज हुआ, उसने लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराया, सेल्स को साथ में ऑर्डर दिया कि इंसुलिन की माननी नहीं है। उधर पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सेक्रेशन बढ़ाने के लिए अपने सेल से जबरदस्त काम करा रहा है। वो सेल थक करके डीजनरेट हो रहे हैं, वो डीके में जा रहे हैं, खराब क्वालिटी का इंसुलिन पैदा कर रहे हैं। सो कहने का मतलब बाद में पैंक्रियाज भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, एंड वंस पैंक्रियाज कॉम्प्रोमाइज तब आप परमानेंटली डायबिटिक बन गए और आप एक ऐसे विशियस सर्कल में फंस गए जिससे अब बाहर निकलना एग्जैक्टली। तो ये जो मानसिक तनाव है ये भी बहुत जरूरी है। तो जो लोग चाहते तो हैं सारे लोग कि हम स्वस्थ का मतलब क्या होता है, हम स्व में स्थित रहें, हम फिर वो प्राकृतिक रूप है हमारा, हम उसमें चले जाएं जहाँ पे बीमारियां ना हो। वो ग्रीन फिर से हम, प्रकृति हमेशा ग्रीन कलर की होती है ना। हम हमेशा जब भी हेल्थ और हैप्पी की बात करते हैं तो ग्रीन कलर, जो हम रुकना नहीं, चलना है तो ग्रीन सिग्नल चाहिए। तो ग्रीन कलर जो है वो एकदम नहीं मिलता। वो आप जो प्रकृति वाले हो जाएं, बिल्कुल वही पंचभौतिक शुद्धता वाले हो जाएं, उसके लिए आपको पहले सैफरॉन और व्हाइट से होकर गुजरना पड़ता है। तीसरा कलर है ग्रीन। बिल्कुल सही बात है। जो सैफरन, जो केसरिया कलर है ना, एक्चुअली केसरिया कलर जो है वो है कि आपको, केसरिया का मतलब होता है आपको अपने इनसाइड अब अग्नि को प्रज्वलित करना है, शुद्धतम अग्नि को प्रज्वलित करना है, स्व का बोध करना इज केसरिया, स्व का बोध करना। और फिर स्व का बोध करके अपनी गलतियों को दूर करके फिर प्योरिटी में आना इज वाइट। एंड देन उस वाइट के बाद जब आप प्योरिटी में जाते जाएंगे तो यू विल मूव टुवर्ड्स ग्रीन। तो वो जो आप प्रकृतिस्थ होना चाहते हैं, नेचुरल रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केसरिया और सफेद से होकर गुजरना होगा।
आपने अनाज को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया उदाहरण के साथ। अब हम बात करते हैं फलों की। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीजों को आम केला नहीं खाना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए फलों में? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, सारा कुछ पूजा डिपेंड करता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है। अगर फलों में बात करें तो आम का बहुत हाई अधिक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जी। है, तो वी शुड अवॉइड। हम्म, केले का बहुत हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दैट शुड बी अवॉइडेड। हम्म, तो आपको लिस्ट चीकू है, हम्म, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, हम्म, तो डेफिनेटली नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि नहीं, आप आम जितना मर्जी खा लीजिए, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। यस, आपका शुगर लेवल ज़रूर बढ़ेगा। और यहाँ पर भी कुछ फ्रूट्स में फ्रक्टोज है, तो ये वेरिएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी किस फॉर्म में है उस पर भी हम्म, डिपेंड करेगा। हम्म, तो मोटे मोटे तौर पे मैं पपाया लोगों को हाँ करता हूँ, हम्म, मैं सेब लोगों को हाँ करता हूँ, मैं नाशपाती लोगों को हाँ करता हूँ, बगगोशा हाँ करता हूँ, कीवी हाँ करता हूँ। लेकिन हाँ, जो सीधे सीधे मीठे दिखने वाले फल हैं हम्म। उन्हें मेरी तरफ से नो है। अमरूद? अमरूद खा सकते हैं, अमरूद यस। खा सकते हैं। उसको माना जाता है डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता अच्छा है। होता है अमरूद, यस, खा सकते हैं। ओके। फलों की चीज़ें क्लियर हो गई। सब्जियों में मोटे तौर पर सब खा सकते हैं? देखिए, फिर मैं कह आलू रहा तो हूँ, आपने वैसे भी चलिए आलू में मैंने ऐड मना करा किया, दिया। बाकी लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, परवल हम्म, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं परवल, है ना? अच्छा। हाँ, कद्दू, करेला, ये सब चीज़ आप खाइए, कोई ये दिक्कत सब नहीं खा है। सकते हैं। हाँ, लेकिन बस ये कि मात्रा हमेशा ध्यान रखनी है, और खाने का समय, ये सब कुछ हमने बहुत मॉडरेशन में खाना है, हम्म, अपनी शक्ति जितना। यहाँ पर अगेन एक कंसेप्ट है, कैलोरी का कंसेप्ट। पूजा जी, बहुत अद्भुत है एक्चुअली आयुर्वेद। हम्म, जब आप आयुर्वेद में किसी ने पूछा, छात्र ने आचार्य चरक से हम्म, कि एक व्यक्ति के लिए आहार की मात्रा कितनी हो। हम्म, भाई, कैलोरी कंसेप्ट में तो आप अगर हम्म, बोलेंगे कि हर व्यक्ति को 1800 कैलोरी लेना चाहिए, हम्म। 2200 कैलोरी लेना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड अब ईटिंग करनी मुझे चाहिए। बताइए पूजा जी, आप अपनी लाइफ में देखिए, सोशल हैं, हम्म, आपके साथ 100 लोग काम करते हैं। हम्म, अब देखिए, कोई आदमी 2 रोटी खा के बहुत खुश है, कोई 4 रोटी खा के खुश है। हम्म, और 4 रोटी वाले को अगर 2 रोटी दी जाए तो वो दुखी रहेगा, और जो 2 वाला है उसे अगर 4 दी जाए तो वो दुखी रहेगा। बिल्कुल। दोनों स्वस्थ हैं, वो हम्म, 4 खा के, वो 2 खा के। ये हमें बहुत कुछ अभी हमें विचार करना है। हम्म। कुछ फिक्स तो कर ही नहीं सकते। आपका अग्नि बल कैसा है? आप कितने खाने को सुगमता से पचा पा रहे हैं? वो आपके आहार की मात्रा, वो आपके लिए कैलोरीज हैं। किसी जी, किताब में आपकी कैलोरीज नहीं लिखी जा बिल्कुल सकती। सही बात है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप खाना पचा ले रहे हैं, हाँ, तो तो ठीक है, खाइए। खाइए। सही अगर बात है। हाँ, हाँ, पचा ले रहे हैं तो। हाँ, और ये भी मैं बता रहा हूँ, कोई 2 रोटी खा के बहुत तेज दौड़ रहा है, हम्म, कोई 4 रोटी खा के तेज दौड़ रहा है, हम्म। तो उनमें मुकाबला नहीं है। क्योंकि बॉडी टाइप अलग उनके अलग है। बॉडी टाइप अलग है। हम्म, किसी का खाना 4 घंटे में पच जा रहा है, किसी का 7 घंटे में पच रहा है। हम्म, तो इसलिए ये थोड़ा-सा हमें यहाँ पे संयम रखना होगा। खाने की चीज़ों को लेके, ईटेबल्स को लेके, और स्पेसिफिकली हम क्वांटिटी की बात करें, हम्म। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, एंड वी शुड नॉट कंपेयर। मोटे तौर पर जितने फूड आइटम्स इंक्लूडिंग पानी, दही, हाँ, हमने जो डिस्कशन किया है, अगर इसे डायबिटीज़ के मरीज फॉलो कर लें, तो आपने जैसे कहा लाइफस्टाइल वाली डायबिटीज़ क्योर हो सकती है। मैंने बोला ना आपसे कि वो हमारे खराब डीड, हमारे जो पूजा जी, एक बात मैं बोलता हूँ हमेशा, हम्म, जब कोई बहुत बीमार होता है ना, वो ठीक नहीं हो रहा होता, तो हम्म, डॉक्टर भी बदल लिए, दवाई बदल ली है, तो उसको सलाह मिलती है कि जाके एस्ट्रोलॉजी में जाओ, तुम्हारे ग्रह ही खराब चल रहे हैं। तो हम्म, मैं केवल एक बात बोलता हूँ कि वो कोई भी व्यक्ति जो दुखी है हम्म, और अपनी जन्म पत्री लेके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, हम्म। तो वो जन्म पत्री के साथ अपनी कर्म पत्री भी ले जाए। सही बात है। जन्म पत्री और कर्म पत्री जो है वो साथ में जाएगी, तो फिर आपको फायदा होगा, नहीं तो फिर जन्म पत्री लेके घूमते रहो, कुछ नहीं होना, कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे जो जन्म पत्री है, उसका रोल केवल 20% है, और 20% ही वो कंजेनाइटल और हेरिडिटरी डायबिटीज है। इसीलिए जो कहा जाता है कर्म पत्री कर्म है प्रधान है। उसका 80% रोल है। जी, अरे गीता में जाइए, 18वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जी, दैवम चैव अत्र पंचमम, जब सूत्र आप पढ़ेंगे जी। कि जो दैवकृत है, जो प्रारब्ध है, जो पीछे का है, वो पंचमम है, 5वां हिस्सा है, मतलब वही 20%। 80% तो हमारी कर्म पत्री काम करती है कि हमने कर्म कैसे किए, खाने को लेके, जीवन शैली को लेके। तो भले ही आप 30-35 साल की उम्र में डायबिटीज़ के शिकार होकर अपने माँ बाप या जीन्स को ब्लेम कर रहे हों, डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि जन्म पत्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी कर्म पत्री है। उसे आज भी सुधारेंगे तो हो सकता है आप डायबिटीज़ पर फतेह हासिल कर लें, डायबिटीज़ आपकी क्योर हो जाए।
आयुर्वेद, एक सवाल एक ये भी है डॉक्टर साहब कि अगर एलोपैथी की दवाएं कोई मरीज ले रहा है तो उसको लगता है अब मैं आयुर्वेद की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो एलोपैथी की दवाएं ले रहा हूँ, इसको लेकर क्या देखिए, कहता है आयुर्वेद? मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी मैक्सिमम मेडिसिन, 90% मेडिसिन जो हैं वो एक तरह से आपके खाद्य पदार्थ ही हैं। जड़ी बूटियां हैं। अभी जड़ी बूटियां हमारी खाद्य पदार्थ है, जो स्वादिष्ट थी वो हमारे किचन में आ गई, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई। थोड़ी सी जैसे कड़वी थी तो वो दवाइयों के रूप में हम सेवन करने लगे। तो एग्जैक्टली हमारे 90%, लेकिन 10% हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन है। लेकिन फिर मैंने बोला जल भी देखिए, एक जल में क्या दोष है, लेकिन इसी जल के बारे में आचार्य बोलते हैं मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। सही मात्रा में लिया गया तो अमृत है, नहीं तो विष है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो वेलनेस क्लिनिक हैं, जो मतलब आपको वेलनेस रखने के लिए अच्छे से विद रेफरेंसेस, आयुर्वेद के रेफरेंसेस के साथ गाइड कर सकें, वहां पहुंचिए। अपने से कुछ मत कीजिए, अपने से कुछ मत कीजिए। अब हम है ना बैठे पर हुए, मोटे तौर पर क्या एलोपैथी और आयुर्वेद की दवाएं एक साथ चल सकती बिल्कुल हैं? साथ ले सकते हैं आप। ले आप देखिए ना, आप अपनी चाय में जब गला खराब होता है तो आप अदरक डलवा लेते हैं, कभी तुलसी डलवा लेते हैं, कभी मुलैठी डलवा लेते हैं, और उसके साथ इंग्लिश मेडिसिन भी खा लेते हैं। तो वो तो हमारी दोनों एक साथ हो गई ना। तो कहने का मतलब है कि हम इन जनरल, जैसे मधु संगेदमन मैंने नाम लिया, तो हम ये कहते हैं कि 1 घंटे का गैप दे के खाओ। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड मेडिसिन तो वी गिव गैप, ओवरडोज नहीं होता। थोड़ा सा गैप देते हैं, 1 घंटे का गैप देते हैं। अदरवाइज दोनों चीजें एक साथ आराम से जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज आज का पॉडकास्ट देखकर आई एम श्योर बहुत सारे अपनी गलत फहमियों को दूर करेंगे। अपना कर देखिए, फ़ायदा शर्तिया होगा। ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं कि आपने कौन सी आदत बदली थी, उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनका जवाब फिर से पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज़ को लेकर कुछ मिथ तो मेरे भी थे, दही और पानी को लेके बड़ी चीज़ें क्लियर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।